परियोजनाओं के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है। दरअसल बहुउद्देशीय परियोजनाओं को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक हम पढ़ सकते हैं कि बड़े बांध कौन से हैं, छोटे बांध वगैरह जो भी है उस हिसाब से पढ़ें, लेकिन उसमें बहुत ही इधर उधर जाना पड़ेगा आपको कि पहले हम इस नदी का पढ़ें, फिर कौन बड़ा है, उसके बाद ये पढ़ें, फिर ये पढ़ें, फिर बहुत ही इधर उधर जाते। दूसरा तरीका ये है कि हम एक नदियों के आधार पर पढ़ें कि ये नदी है, इस नदी पे कौन कौन से बांध बनाए गए, उनको हम तुरंत हम ये देख लें कि जैसे मैंने सिंधु नदी बनाया है तो हम देख लें कि सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन से बांध वगैरह बनाए गए हैं। इस तरह आधार पे हम पढ़ लें तो आपको इससे काफ़ी आसानी रहती है पढ़ने में। लेकिन क्यों अगर जो आप उस तरीके से पढ़ेंगे कि पहले हम देखें कि एक दक्षिण भारत का एक बांध ले लें, फिर एक उत्तर भारत का ले लें, फिर इधर एक कहीं और का ले लें, तो उसमें थोड़ा सा अव्यवस्था हो जाती है, समझ में थोड़ा नहीं आता है। तो आज का मेरा वीडियो है वो मैं सिंधु नदी तंत्र पे बने हुए जितने भी बांध होंगे उनके बारे में बताएंगे। मतलब सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों पर जो भी बांध बने हुए उनके बारे में बताएंगे, फेमस जो हैं जिनसे परीक्षाओं में आने की उम्मीदें ज़्यादा रहेंगी, उनको हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र तो मैं पहले बता ही चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में बताऊँगा सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन से बांध पड़ते हैं, फेमस बांध। दिमाग में आएगा आखिर सिंधु नदी तंत्र में बांध कौन कौन से, तो आप जान ही जाएंगे। लेकिन याद रखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती क्या हैं। बहुउद्देशीय मतलब ऐसे बांध जिनसे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, उनको हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। कोई भी ऐसा बांध, उसमें क्या किया जाएगा, बांध बनाया जाएगा, उसमें बांध बना करके किन किन चीज़ों से लाभ लिया जाएगा, उनसे कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी। तो उनमें उद्देश्यों की पूर्ति को हम देखें तो हम उनसे पर्यटन को हम बढ़ावा दे सकते हैं, उसमें हम मत्स्य पालन कर सकते हैं, और हम उसमें देखेंगे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, आदि चीज़ें उसमें की जा सकती हैं। तालाब वगैरह, नहरें वगैरह बना करके सिंचाई वगैरह भी की जा सकती है। और एक देश दूसरे देश के लिए विपणन के तौर पर भी कार्य कर सकता है। आप दिमाग में आएगा कि आखिर विपणन के तौर पर कैसे कार्य कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए जैसे कोई ये देश है, मान लीजिए कोई ये, इसमें दो देश हैं, कोई नदी कुछ इस तरीके से जा रही है। जब कोई नदी कुछ इस तरीके से जाती है तो होता क्या है कि बांध जब बनाया जाता तो काफ़ी ज़्यादा पानी को रोक लिया जाता है। क्या किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा पानी को रोक लिया जाता है। जब पानी को रोक लिया जाएगा तो सीधी बात है, हम एक देश से दूसरी देश की अर्थव्यवस्था को भी, या कहें कि उस क्षेत्र को हम नियंत्रण में अपने ले सकते हैं। कैसे लेंगे, अगर जो कोई कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र मान लीजिए ये कोई देश ए है और ये कोई देश बी है, ये कोई देश ए है और एक देश बी है। नदी जो है ए से बी की तरफ जा रही है, नदी ए से बी की तरफ अगर जो नदी जा रही है तो हम क्या करें, यहीं पे एक बांध बना दें। अब इसने, बी वाले ने अपने नहर बना करके कुछ सिंचाई चेक कर रहा था, मैंने यहाँ पे पानी रोक दिया। अब ये क्या होगा, ये क्षेत्र सूखाग्रस्त हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, उसकी अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। कैसे, एक बांध बना करके। अब दूसरा तरीका देखिए, मैंने यहाँ बांध बना करके पानी रोक दिया, अब मैं एकदम से पानी छोड़ दूँ तो ये क्या हुआ, पूरा देश, पूरा क्षेत्र कैसा हो, जलमग्न हो जाएगा। जलमग्न होगा, बाढ़ आएगी तो क्या होगा, जब बाढ़ आएगी तो वो पूरा क्षेत्र कैसा हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, अर्थव्यवस्था फिर छिन्न भिन्न हो गई। तो ये एक विपणन के तौर पे भी इसका यूज किया जा सकता है कि कैसे कैसे हम उसको देखें कि आखिर एक देश दूसरे देश के लिए कैसे उस पर करता है। मतलब कि बहुत से देश ऐसी चीज़ें करते हैं, मतलब कि कैसे एक विपणन के तौर पे यूज करें, वहाँ की, मतलब कि वहाँ की पॉलिटिक्स को भी नियंत्रण में किया जाता है इन सब चीज़ों को लेकर के। एक देश दूसरे देश को जब ऐसी व्यवस्थाएं बनाता है तो दूसरा देश उससे हमेशा क्या करता है, हल्का सा झुक कर रहता है। तो ये तो हो गई बात अलग की, लेकिन हमें देखना है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब जैसे मान लीजिए जैसे कोई ये नदी जा रही है, नदी जाती है तो यहाँ पे जब बांध बनाया जाता है तो पानी को काफ़ी ज़्यादा रोका जाता है। क्या किया जाता है, पानी रोका जाता है। जब पानी रोकते हैं तो जब बांध बनाए तो काफ़ी ज़्यादा पीछे का क्षेत्र क्या होता है, पीछे का जो भी क्षेत्र होता है वो पूरा जलमग्न हो जाता है। जलमग्न कहें या कहें कि एक छोटा सा तालाब जलाशय की जैसे बन जाता है जब ऐसी परियोजनाएं बनाई जाती हैं। ये चीज़ें में जब बड़े बांध बनते तो उनमें देखने को ज़्यादा मिलती है। छोटे बांध में छोटा जलाशय कोई खास इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, इसलिए परीक्षाओं में उनसे प्रश्न नहीं आते हैं। लेकिन जो बड़े जलाशय होते हैं उनसे प्रश्न परीक्षाओं में अधिक पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जब भी कोई बांध वगैरह बनाया जाता है तो बांध बनाया जाता है तो उसमें बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। तो आप जान ही रहे हैं, पीछे निर्मित एक झील या कहें कि वो कृत्रिम जलाशय बन जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तो हमें क्या क्या चीज़ें पता चली, अगर जो हमने, सीधी बात है, हमने क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं इससे कि हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या क्या कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, एक देश से दूसरे देश के लिए विपणन के तौर पे, बॉर्डर लाइन पे तब विपणन के तौर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, इसके फ़ायदे हैं। मतलब कि ये सब चीज़ें, इनसे हम बांध बनाने के उद्देश्य यही होते हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य जो होता है, और बाढ़ पे नियंत्रण भी कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं आप हीराकुंड बांध ले लीजिए, उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध। अब जब भी आप पहले सुनते होंगे कि हीराकुंड बांध क्या है, हीराकुंड बांध को हम महानदी
मतलब कि जो महानदी थी पहले उड़ीसा का शोक कहलाती थी, लेकिन उस पर बांध बना करके उसका नियंत्रण कर लिया गया। इसका मतलब ये कि बांध जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बाढ़ को नियंत्रण भी करने का कार्य करते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। ये तो हम फायदे तो गिन लिए, आखिर नुकसान क्या है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के? नुकसान ये होती, सबसे पहले पर्यावरण का ह्रास होता है, क्योंकि जब भी क्षेत्रों में नदी परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो उसके आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे वगैरह काटे जाते हैं, फिर व्यवस्था बनाई जाती है, उससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, मतलब पर्यावरण का एक तो ह्रास होता है। दूसरी चीज़ ये कि जो भी जलीय जीव हैं जो पर्यावास से मतलब कि एक जगह दूसरी जगह पर स्थानांतरण होते रहते हैं, उनके लिए समस्या हो जाती है। मान लीजिए जैसे कोई ये नदी है, इसमें हमने एक बांध बना दिया, इतना ऊंचा बांध बना दिया। अब कोई मान लीजिए कोई मछली है, पानी तो इस पर भर करके फिर इस तरह जाएगा ना, काफ़ी प्रेशर से नीचे गिरेगा, तो ये जो यहाँ की जो मछली उछली होंगी ये ऊपर से नीचे नहीं जा सकती, वो उनका सीमित क्षेत्र यही हो जाता है। अपने प्रवासन के दौरान वो इधर से उधर नहीं जा सकती हैं, तो ये तो एक नुकसान हो गया। और इधर की मछली तो उधर जा ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती। अब जाएंगे इतनी ऊंचाई मछली जाएगी कैसे, तो ये तो एक एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि जब प्रदूषण की स्थिति आती है, प्रदूषण की स्थिति, मान लीजिए कोई बस्ती जो थी, मैंने ये बताया बांध है, ये बांध बना हुआ है, कोई बस्ती यहाँ पे है, तो बस्ती क्या करेंगी, अपना कचरा वगैरह जो कुछ वो नदियों वगैरह में डाल देती हैं। जान ही रहेंगे बस्तियों का पानी वगैरह, लखनऊ में गोमती ले लीजिए, इतने बड़े बड़े नाले उसमें जा करके मिलते हैं, पानी बिल्कुल इतना बिल्कुल काला काला दिखता है गोमती का पानी, आप देखेंगे तो। उसी तरीके से अगर जो गोमती पे या जैसे किसी भी नदी पर एक बांध बना दिया जाए, जब उस पर एक बांध बना दिया जाता है तो सीधी बात जो कचरा होगा वो तो नीचे तलहटी में जमा हो जाएगा, गाद की जैसी स्थिति बन जाएगी, और ये क्या होगा, ये नुकसानदेह होगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये क्षेत्र जो पूरा होगा ये पूरा प्रभावित हो जाएगा। इससे बांध का भी खतरा होगा। जो बांध नहीं बना तो कचरा पूरे समुद्र में, नुकसान दोनों तरीके से था। अगर जो कचरा समुद्र में चला जाए तब भी नुकसान था, यहाँ पे रुका है तब भी नुकसान है। लेकिन इस कचरे की वजह से क्या होता है, इस बांध को भी नुकसान पहुँचता है, इस बांध को भी नुकसान पहुँचता है। और जब ये बांध को नुकसान पहुँचता है तो क्या होगा, जब बांध को नुकसान पहुँचेगा तो सीधी बात है, हो सकता है बांध टूट ही जाए, टूटेगा तो आसपास क्षेत्रों को लेकर के चला जाएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए अफ्रीका की जाम्बेजी नदी, उस पर क्या, उस पर आप जब देखेंगे करीबा बांध जो बनाया गया है वो कई बार टूट चुका है, कई बार टूटा है, फिर बनाया गया, टूटा है, फिर बनाया गया। हम करीब 3 से 4 बार वो बांध बना करके टूट चुका है। तो ये बांध बनाया जाता है, लेकिन उसके नुकसान भी आपको देखने को मिलेंगे। टूट भी सकता है, टूटने के पीछे कचरा भी जिम्मेदार है एक हद तक। तो हमें क्या क्या चीज़ें पता चली, सबसे पहले पर्यावरण का आसपास के पेड़ पौधों को काटा गया। दूसरा चीज़ कि जो जलीय जीव उनके प्रवासन को खतरा। तीसरा जो नुकसान हम देखेंगे वो ये देखने को मिलता है कि जब भी ये बांध बनाया जाता तो आसपास की जो बस्तियां होती हैं वो जलमग्न हो जाती हैं। अभी आप देखेंगे सरदार सरोवर बांध जब ये उसका शिलान्यास वगैरह जब किया गया तो आसपास के जो पूरा क्षेत्र था वो पूरा जलमग्न हो गया, तो वहाँ के लोगों को प्रवासन करके मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित किया गया। लेकिन दरअसल सरकार के द्वारा ऐसी परियोजनाएं वगैरह चलती तो जब जो प्रवास के दौरान मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता तो उनको उतना मुआवजा वगैरह नहीं दिया जा सकता है, और वो वो अपनी मर्जी से चीज़ें कर ही नहीं सकते। उनको जाना है तो जाना है, जो सरकार देगी उनको लेना पड़ता है। तो ये तो हो गया इसका दूसरा नुकसान हो गया, मतलब कि आसपास बहुत से लोगों के खेत वगैरह क्या होते हैं, जलमग्न हो जाते हैं, पूरा क्षेत्र पूरा डूब जाता है। तो ये सब इसके नुकसान हैं। तो नुकसान फायदे दोनों भी हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो राष्ट्र हित में फायदे ज़्यादा हैं। आइए देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं हम लेकर के चलेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र हम शुरुआत करेंगे सिंधु नदी से। दरअसल भारत में देखेंगे तो सिंधु नदी पे कोई खास बांध नहीं बनाया गया है, लेकिन सिंधु की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं सुरु नदी। सुरु नदी मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, सुरु नदी। सुरु नदी ये सिंधु की एक सहायक नदी है। सुरु नदी के किनारे ही कारगिल स्थित है। कारगिल क्या, सुरु नदी के किनारे ही स्थित है। ये देखेंगे तो मान लीजिए जैसे सिंधु नदी बह रही है तो ये इस तरीके से सिंधु नदी जब जा रही थी ये इसकी उल्टी दिशा में जा करके इसमें मिलती है। इसी पे कारगिल है, यहीं पे एक बांध बनाया गया, इसको बोलते हैं चूटक बांध। तो चूटक बांध किस नदी पर स्थित है, सुरु नदी पर स्थित है। सुरु किसकी सहायक नदी है, सुरु को हम देखेंगे तो ये सिंधु की सहायक नदी है। एक हल्का सा बांध इंपॉर्टेंट, हल्का दिमाग में रखिएगा। खैर सिंधु नदी में भारत में तो कोई खास बांध है भी नहीं। आगे पाकिस्तान में देखेंगे तो कुछ बांध बने, लेकिन हम लोगों के पर्पज से यूपीएससी या यूपीपीएससी या अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए तो इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक दिमाग में रख लीजिए। देखेंगे तो जिन्ना बांध है, गुड्डू बांध वगैरह भी पाकिस्तान ने इसमें क्या किया बनाया है सिंधु नदी पे, लेकिन हम लोगों के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे नहीं। आप नदियों का क्रम आप जानते ही होंगे, क्योंकि आप सिंधु नदी तंत्र में पहले बता चुका हूँ, उसमें आपने नदियों के क्रम में देखा होगा।
सबसे पहले कौन सी नदी है? सिंधु नदी, सिंधु के बाद में झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद फिर रावी, रावी के बाद व्यास, व्यास के बाद फिर सतलज। ये नदियों का क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर, ये आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया है सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाद हम आएंगे तब नदी है जिसको हम बोलते हैं झेलम नदी। झेलम नदी निकलती शेषनाग से, आपको पता ही है झेलम नदी। और इस पर क्या किया गया है? कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं दरअसल, जिसमें कौन कौन सी फेमस है? एक उरी है। उरी परियोजना किस नदी पर? झेलम नदी पर। किशन गंगा परियोजना, ये भी झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा पर ही निर्मित है। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना भी झेलम नदी पर स्थित है। लेकिन इसमें हम किशन गंगा को देखेंगे तो ये पाकिस्तान का ये दावा था कि जो भारत है वो सिंधु जल समझौता जो 1960 का है उसका उल्लंघन करता है बांध। अब बांध उल्लंघन करता है या नहीं करता है, इससे हमें लोग हल्का दिमाग में रखिएगा, उसके हिसाब से करता है, हम लोग के हिसाब से नहीं करता है। दरअसल देखिए, अगर जो हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक बनाया गया है बांध कुछ इस तरीके से, क्योंकि जब आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से भारत का मैप बना हुआ है। यहाँ से इस तरीके से नदी गई हुई है, तो भारत ने क्या किया, यहाँ पे एक थोड़ी छोटी सी नदी बनाई, नहर बना दी है, उसको पानी डाइवर्ट करके फिर उसी में मिला दिया है। इसी को लेकर के थोड़ा सा पाकिस्तान को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम थी। खैर उसका कोई मतलब नहीं निकला, लेकिन हल्का दिमाग में रखिएगा, एक किशन गंगा परियोजना को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। क्योंकि जानते होंगे जो सिंधु जल समझौता था तो ऊपर की 3 नदियां जो थी वो पाकिस्तान को दे दी गई थी, नीचे की 3 नदियां भारत को दे दी गई थी। मतलब सिंधु, झेलम और चिनाब जो थी पाकिस्तान को दे दी गई, रावी, व्यास और सतलज इंडिया को दे दी गई। ये सिंधु जल समझौता 1960 का है, इसको याद रखिएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि जो ऊपर की 3 नदियां दी गई हैं उसका भारत प्रयोग नहीं कर सकता, भारत भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन बशर्ते उस पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकता है। खैर भारत ने इसमें पानी को डाइवर्ट तो किया, लेकिन बाद में फिर उसी को उसमें मिला दिया। तो बॉर्डर लाइन पे जब जाते वक्त जितना पानी था उतना ही था, तो उसको कोई खास प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तुलबुल, किशन गंगा, उरी, तीनों परियोजनाएं देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में ही है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उरी एक उरी 2 परियोजना है, ये भी उसी पर ही है, उरी परियोजना याद रखिएगा। इसके बाद में हम आएंगे तो हम आएंगे चिनाब नदी पर। चिनाब, चिनाब नदी पर हम देखेंगे तो मुख्य 3 परियोजनाएं स्थित है। मुख्य कौन सी परियोजनाएं? 3 परियोजनाएं इस पर स्थित है। एक है सलाल, एक दुलहस्ती, एक बगलिहार। सलाल बांध, दुलहस्ती बांध और बगलिहार, ये तीनों परियोजनाएं यहीं पे स्थित हैं, बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल। लेकिन अगर जो आप देखेंगे चिनाब के, चिनाब वैसे तो याद रखिए चंद्र और भागा 2 नदियाँ, दोनों की सहायक नदियाँ चिनाब बनाती हैं, ये तो बात हम पहले बता चुके हैं। लेकिन इसकी एक सहायक नदी जिसको बोलते हैं मारूसार नदी। कौन सी नदी? मारूसार। इसकी सहायक नदी है मारूसार, जिस पर एक पाकल दुल पर बिजली परियोजना एक बनाई गई, पाकल दुल। तो पाकल दुल किस पे निर्मित है? इस मारूसार नदी पर स्थित है। मारूसार यहीं पे नदी पड़ती है, उसी पर है पाकल दुल पन बिजली परियोजना। हाईलाइट है, करंट अफेयर का टॉपिक भी, इसको याद रखिएगा। तो ये हो गई बात चिनाब की। चिनाब के बाद बात आएगी रावी की। रावी 3 नदियों के उद्गम स्थल भी देख लीजिएगा। अगर हम इसको देखेंगे, सिंधु को तो मानसरोवर झील से निकल रही थी, और झेलम को देखेंगे तो शेषनाग झील से निकल रही थी, चिनाब को देखेंगे तो बड़ा लाचला से निकल रही थी, रावी जो थी रोहतांग दर्रे से निकलेगी। इस पे कौन कौन से बांध स्थित हैं उनको देखते हैं। एक है थीन बांध, थीन बांध, और इसी को दूसरे नाम से रंजीत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। इसी को दूसरा नाम है इसी का। और रंजीत सागर बांध पे ही आप देखेंगे शाहपुर कंडी बांध भी यहीं पे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा, शाहपुर कंडी बांध। और यहाँ पे एक चमेरा बांध है। ये तीनों सभी देखेंगे तो ये सभी कहाँ पड़ते हैं? ये सभी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। चमेरा, रंजीत सागर बांध, थीन बांध, ये दोनों खैर एक ही नाम है, थीन को ही रंजीत सागर बांध कहते हैं। और यहीं पर स्थित है शाहपुर कंडी, शाहपुर कंडी बांध, ये भी याद रखिएगा, यहीं पे रावी पे स्थित है। रावी के बाद हम आएंगे व्यास पे। व्यास, व्यास कहाँ से निकलती है? ये भी रोहतांग दर्रे के व्यासकुंड नामक स्थान से निकलती है। तो व्यास नदी जो है, इस पर फेमस हम देखेंगे बांध, तो इस पर स्थित है पोंग बांध। पोंग, पोंड डैम किस पे है? व्यास नदी पर स्थित है। और दूसरा एक और है पनडोह बांध। पोन और पनडोह, पनडोह 2 बांध इस पर स्थित है, दोनों फेमस हैं। पोंग बांध, पनडोह बांध, दोनों हिमाचल प्रदेश में, ये याद रख सकते हैं, मंडी में है। अब इसके बाद हम देखते हैं तो दरअसल यहाँ पे, जहाँ पे, क्योंकि जानते हैं व्यास किसकी सहायक नदी? सतलज की सहायक नदी है। व्यास किसकी सहायक नदी है?
सतलज की सहायक नदी है। सतलज में आकर के हरिके बैराज के नाम पे वहाँ पे क्या होती है, ये नदी दोनों आपस में मिल जाती है। जो इसका संगम स्थल है वहीं पे हरिके बैराज बनाया गया है। तो हरिके बैराज को भी हम आगे बताएंगे, तो इसको याद रखिएगा। व्यास पोंग बांध और पंडोह बांध दोनों व्यास पे। सिंधु नदी तंत्र की एक ऐसी सहायक नदी सिंधु की जो सिर्फ भारत में ही बहती है, वो कौन सी नदी है, वो है व्यास नदी। याद रखिएगा व्यास नदी है। अब व्यास के बाद हम आए सतलज पे। सतलज वहीं से निकलती जहाँ से सिंधु निकलती है, लेकिन ये सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ऐसा हम पहले बता भी चुका हूँ। सिपकिला दर्रे से भारत में मतलब हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। और इस पे हम बांधों को देखेंगे तो एक बना है कोल डैम, नापथा झाकरी, भाखड़ा नांगल, तीनों फेमस हैं। कोल डैम, नापथा झाकरी, भाखड़ा नांगल। और भाखड़ा नांगल दरअसल पास पास में ही दो बांध स्थित हैं, भाखड़ा नांगल, इसको याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल। तो देखते हैं इनके एक के बारे में। कोल डैम, नापथा झाकरी याद रखिएगा दोनों इस पे, लेकिन जो भाखड़ा नांगल है ये भी इंपॉर्टेंट है। दरअसल भाखड़ा नांगल बांध पंजाब और देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। तो जैसे मैंने पहले बताया था, जब कोई बांध बनाया जाता है तो क्या करते हैं कि उसमें एक पीछे एक बांध मतलब एक जलाशय बन जाता है। तो जो भाखड़ा नांगल बांध है उसके पीछे कृत्रिम जलाशय बन गया, जिसको हम बोलते हैं गोविंद सागर। गोविंद सागर, गोविंद सागर क्या है? गोविंद सागर एक देखेंगे तो गोविंद सागर एक जलाशय, कृत्रिम जलाशय जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल बांध में क्या है, ये भारत के सबसे बड़ा बांधों में से भी एक है, तो इसको याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध, इसको याद रखिएगा। फिर आइए देखते हैं वही जो यहाँ पे मैंने बताया है, ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। तो व्यास और सतलज मिलती कहाँ पे हैं? मिलती हरिके नामक स्थान पर। जब ये हरिके नामक स्थान पर मिलती हैं दोनों नदियाँ, तो वहीं पे हरिके बैराज ही बनाया गया और वहाँ से एक इंदिरा नहर भी निकाली गई। इंदिरा नहर तो देखिए, इंदिरा नहर यहाँ से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई? हरिके बैराज से। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज पर स्थित है। और इसके लाभान्वित जिले हम देख लें, तो इसमें हरियाणा को भी फ़ायदा मिलता है, राजस्थान को भी फ़ायदा मिलता है। तो और देखें तो हल्का फुल्का दिल्ली भी फ़ायदा उठाता है। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं, याद रखिएगा। इसको पंजाब वगैरह भी थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाते हैं। भाखड़ा नांगल बांध को हम देखेंगे तो इससे जब बिजली का उत्पादन होता है तो आसपास के जितने राज्य हैं सब इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये तो गई बात सिंधु नदी तंत्र में स्थित जितने भी वो थे बांध वगैरह जो थे, ये इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा। कल जो हम लेकर के आएंगे वो गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों के आसपास जो भी बांध वगैरह स्थित होंगे उनको हम लेकर के आएंगे। एक एक बांध को लेकर के चलेंगे, जो भी बांध होंगे उनको बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए क्या नहीं समझ में आया, और इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हमने सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियों के में जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों पर कौन कौन से बांध वगैरह बनाए गए हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो फिलहाल आइए देखते हैं गंगा नदी के बारे में। पीछे मैप बना हुआ है, आप लोग ये मैप बना लीजिए, आपके लिए इस समझने के लिए आधार प्रदान करेगा। तो आइए देखते हैं गंगा नदी तंत्र। सबसे पहले आप, जैसे मैंने पहले बताया है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं मतलब कि जिनसे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाती हो। बहुउद्देश्य का मतलब बहुउद्देश्य कौन कौन से बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी? बहुत से उद्देश्यों का मतलब कि सिंचाई की जाएगी, बाढ़ पर नियंत्रण किया जाएगा, मत्स्य पालन भी हो सकता है, पर्यटन को बढ़ावा भी दिया जा सकता है, बिजली का उत्पादन भी हो सकता है। ये सभी आदि आदि चीज़ें इस पर हो सकती हैं। सिंचाई को लेकर के भी किया जाता है, तो इस भी याद रखिएगा। ये देखते हैं गंगा नदी। तो सबसे पहले आप जानते हैं गंगा नदी दो नदियों की संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है। एक भागीरथी और एक अलकनंदा है। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। एक नीचे की तरफ जो दिख रही है ये नदी है भागीरथी, और जो ऊपर की तरफ ये नदी है इसको बोलते हैं अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां हैं। भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है, ये हम जानते हैं। तो एक बांध है यहाँ पे टिहरी बांध, एक बांध है टिहरी बांध, तो उसको हम देखते हैं। ये भागीरथी नदी पर स्थित है, मतलब कि भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है? टिहरी बांध स्थित है। लेकिन जो भागीरथी नदी पर जो बांध बनाया गया टिहरी बांध, वो दो नदियों के संगम पर स्थित है। नीचे की तरफ से एक नदी आती है जिसको बोलते हैं भील गंगा, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, भील गंगा और भागीरथी दोनों नदियों की
जहाँ पे इनका संगम होता है वहीं पे बांध बनाया गया टिहरी बांध। और इस बांध के पीछे एक निर्मित झील है, इस बांध के पीछे निर्मित एक झील है जिसको स्वामी राम तीर्थ सागर कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, स्वामी राम तीर्थ सागर। स्वामी राम तीर्थ सागर, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जब कोई बांध बनता है तो उसके पीछे एक झील जैसी बन जाती है। तो झील कौन सी? स्वामी राम तीर्थ सागर, इसको याद रखिएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि टिहरी बांध जब बनाया जा रहा था तो बहुत ही इसमें विवाद खड़े हो गए टिहरी बांध को लेकर के कि आखिर ये बांध क्यों बनाया जा रहा है। और उसमें क्योंकि दरअसल एक पहली बात तो ये जान रही है कि काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है ये बांध, क्योंकि ये जान रहे होंगे उत्तराखंड का जो क्षेत्र है काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और ये काफ़ी ज़्यादा भूकंप प्रवणता क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। क्योंकि बांध बना करके आप पानी को रोकेंगे तो भूकंप के झटके वगैरह भी आते हैं, तो क्या होगा, तो पानी का अगर डैम वगैरह टूट गया तो उससे भी स्थिति भयावह हो सकती है। लेकिन और भी आप जानते हैं जब बांध बनाया जाता है तो पानी जब इकट्ठा किया जाता है तो उसका भार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो भू असंतुलन की स्थिति भी बनती है और इतनी ऊंचाई पर भू असंतुलन की स्थिति काफ़ी ज़्यादा भयावह हो सकती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, भू असंतुलन की स्थिति काफ़ी ज़्यादा भयावह हो सकती है, तो आप जानते हैं। तो टिहरी बांध याद रखिएगा, भागीरथी नदी पर स्थित है। अब हम इसके आगे आएंगे तो गंगा नदी बनी हुई है। तो और ये गंगा नदी की और सहायक नदियाँ आप जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे एक नदी रामगंगा, फिर इसके बाद में मैंने घाघरा बताया, फिर गंडक है, फिर कोसी है। ये नदियाँ जो बाएं किनारे से गंगा में मिलती हैं। अब एक एक को देखेंगे तो इसके बाद में यहाँ पे जो नदी है रामगंगा, रामगंगा नदी पर एक बांध बनाया गया जिसको बोलते हैं काठी बांध। काठी बांध उत्तराखंड में स्थित है, काठी बांध याद रखिएगा, काठी बांध। और इसी में हम देखेंगे तो रामगंगा बांध भी यूपी में बनाया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा हल्का सा। रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध भी बनाया गया यूपी में। यूपी स्पेशल के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, आप लोग यूपी स्पेशल में मेरा वीडियो देखिएगा। एक सीरीज़ पड़ी हुई है यूपी स्पेशल के 17-18 वीडियो में, इसका पूरा आपका यूपी स्पेशल तैयार हो जाएगा। तो उसमें मैंने एक बांध का वीडियो बनाया है, उसमें मैंने यूपी के पर्पस से बांधों के बारे में मैंने बताया। आइए देखते हैं आगे। और जो क्योंकि रामगंगा नदी मिलती कहाँ है गंगा से? कन्नौज में मिल जाती है, कन्नौज में। तो ये चीज़ याद रखिए, कन्नौज में मिलती है। अब दूसरी नदी हम देखेंगे तो घाघरा नदी है। घाघरा नदी जो आती कहाँ से? इसका पहले नाम पूर्वी शिखा है, करनाली है, तो ये सब इसी के नाम है। ये आती है यूपी में नेपाल से होते हुए। नेपाल से होते हुए जब ये नदी आती है तो यहीं पे एक बांध बनाया गया है जिसे चेसा पानी बांध कहते हैं। एक गार्ज भी है, चेसा पानी गार्ज, उसी के पास में एक चेसा पानी बांध बनाया गया जो नेपाल और भारत की सीमा के पास में स्थित है। तो चेसा पानी बांध कहाँ स्थित है? घाघरा नदी पर स्थित है। और ये नदी बलिया के बाद यहीं पे गंगा में नदी है मिल जाती है। और इसी की सहायक नदी कौन सी है? राप्ती नदी भी है, तो याद रखिएगा ये सब इसी की सहायक नदियाँ हैं। और सरयू इसी का दूसरा नाम है, सरयू नदी भी कहते हैं जैसे अयोध्या में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे तो ये नदी आती है गंडक नदी। गंडक परियोजना काफ़ी फेमस परियोजना है, उसको भी याद रखिए, गंडक। तो गंडक नदी जब गंडक परियोजना बनाई गई तो उसमें वाल्मीकि के पास, मतलब वाल्मीकि नगर यहाँ पे एक शहर है, वाल्मीकि के पास में बैराज बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। तो वहाँ पे बैराज बनाया गया और वहाँ से क्या किया गया? नहरें आदि निकाली गई। तो वाल्मीकि बैराज हम देखेंगे तो गंडक नदी पर स्थित है और उसके आसपास क्षेत्रों में बिहार के पूरे सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध कराता है, मतलब जल उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पे वाल्मीकि बैराज बना करके क्या किया गया? यहाँ पे नहरें आदि निकाली गई हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, वाल्मीकि बैराज के पास। इसके बाद हम देखेंगे तो नदी है कोसी। कोसी नदी को जानते हैं, उत्तर बिहार का शोक बोलते थे, मतलब बिहार का शोक कौन सी नदी थी? कोसी नदी थी। दरअसल कोसी नदी जो है वो हिमालयी क्षेत्र से निकलती है और हिमालयी क्षेत्र से निकलने के बाद, मान लीजिए जैसे ये कोई हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ से कोई नदी निकल रही है, तो जो ये जहाँ से निकलती है वो उसका जो एरिया है, मतलब कहेंगे नदी क्या है, काफ़ी कम सकरी नदी बहती है, गहरी है, सकरी है। और लेकिन जैसे वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है वो हल्की सी चौड़ी हो जाती है। लेकिन अगर जो नदी जब संकरी है, ऊपर से पानी बहुत आता जा रहा है, तो जो नदी की चौड़ाई जो कम है वो क्या होती है, पानी का बहाव जब तेज होता है तो पूरे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती थी। तो पूरा उत्तरी बिहार पूरा बहने लगता था। तो इसलिए इसको क्या बोलते थे? बिहार का शोक बोलते थे। ये चीज़ याद रखिएगा। तो बिहार का शोक कौन सी नदी? बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस पर कोसी परियोजना बनाई गई। कोसी परियोजना के अंतर्गत क्या किया गया? इस पर बांध बनाया गया और हनुमान बैराज बोलते हैं, हनुमान नगर बैराज भी इस पर बनाया गया। और कोसी परियोजना के अंतर्गत कुछ बांध वगैरह का निर्माण किया गया ताकि कोसी के पानी को डाइवर्ट किया जा सके, नहरों के माध्यम से, आदि माध्यम से पानी को क्या किया जा सके? डाइवर्ट किया जा सके। तो यहाँ पे कोसी परियोजना याद रखिएगा।
ये यहाँ पे हनुमान नगर बैराज बनाया गया किस नदी पर है? कोसी नदी पर ही स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरफ की जितनी भी नदियाँ थी उनके बारे में मैंने बता दिया। अब आएंगे यमुना के साइड में कौन कौन सी नदियाँ हैं, उन पे क्या क्या चीज़ें हैं जानते ही हैं। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और जैसे निकलती है उसके कुछ दूरी पर उत्तराखंड में इस पर लखवार बांध स्थित है। तो लखवार बांध किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है लखवार बांध, इसको याद रखिएगा, लखवार बांध। लेकिन जैसे ही उसके थोड़ी सी और दूरी पर जाते हैं तब यहाँ पर एक हथनी कुंड बैराज बनाया गया है, यूपी का सहारनपुर। यहाँ पे क्या किया गया? हथनी कुंड बैराज बनाया गया है, हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज बनाया गया है। और हथनी कुंड बैराज से क्या किया गया? यहाँ से दो नहरें निकाली गई, एक पूर्वी यमुना नहर, एक पश्चिमी यमुना नहर। दो नहरें यहाँ पे निकाली गई हैं, और जो ये नहरें आप याद रखिएगा, पूर्वी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, ये हथनी कुंड बैराज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, जहाँ से जो हम देखेंगे तो यमुना नदी जहाँ यूपी में प्रवेश करती फैजाबाद नामक स्थान पे, वहीं पे बैराज बनाया गया। यहाँ पे दो नहरें, एक पश्चिमी नहर, एक पूर्वी नहर। पश्चिमी नहर हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि पश्चिमी नहर को हम देखेंगे तो इसे हरियाणा के क्षेत्र में सिंचाई के लिए होती है, और जो पूर्वी नहर है इससे हम देखेंगे तो सहारनपुर के बाद में यमुना के पैरेलल चली जाती है, दिल्ली के बाद इसी में फिर मिल जाती है पूर्वी यमुना नहर। उसको याद रखिएगा, सिंचाई के लिए उत्तरदायी, आसपास के क्षेत्रों में खूब सिंचाई की जाती है। और उसके बाद हम देखेंगे तो यमुना की सहायक नदी है जिसको हम बोलते हैं चंबल। चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से, जो मध्य प्रदेश, और उसके बाद हम देखेंगे तो ये नदी बहती है राजस्थान में, उसके बाद फिर यूपी में बहते हुए कहाँ मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। जानापाव पहाड़ी से यहाँ पर निकलती है, तो उसके बाद में यहाँ पे उस थोड़ी दूर पे यहाँ पे क्या किया है? गांधी सागर बांध बनाया गया है। गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, और जवाहर सागर और राणा सागर ये दोनों राजस्थान में हैं। जवाहर सागर और राणा सागर बांध कहाँ है? दोनों राजस्थान में है, और जबकि गांधी सागर बांध एमपी में है। ये चीज़ याद रखिएगा, एमपी में। और ये कोटा शहर भी इसी नदी के किनारे स्थित है, चंबल के किनारे, इसको याद रखिएगा। और एक नदी यहाँ पे और है जिसको बोलते हैं बेतवा। ये देखें, यमुना की सहायक नदी एक नदी है बेतवा। बेतवा, बेतवा पर दो बांध स्थित है, एक माता टीला बांध, एक राजघाट बांध। दोनों यूपी एमपी की संयुक्त परियोजनाएं हैं, इनको याद रखिएगा। माता टीला ललितपुर के पास में स्थित है, राजघाट भी उसी के पास में पड़ता है, झांसी के पास में, तो इसे याद रखिएगा। तो माता टीला बांध और राजघाट बांध ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इस यहाँ पे एक रानी लक्ष्मीबाई बांध भी स्थित है, वो भी याद रखिएगा, किस पे? बेतवा नदी पर ही है। फिर आगे चल करके ये नदी कहाँ? इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। लेकिन चंबल की और भी कुछ खासियत है। चंबल क्या है कि अपर्दन के लिए काफ़ी जानी जाती है, मतलब कि मृदा अपर्दन के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है चंबल नदी। ये चीज़ याद रखिएगा चंबल नदी को। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि चंबल नदी की खासियत क्या है। चंबल नदी मृदा अपर्दन के लिए तो जानी ही जाती है, लेकिन इसके और भी चीज़ें हैं। अगर जो हम देखें क्यों मृदा अपर्दन ये इतना करती है कि अवनालिका अपर्दन से यहाँ पे बीहड़ों का निर्माण हो गया। चंबल के डाकू बड़े फेमस थे, तो आखिर ऐसा यहाँ पे कैसे है, क्यों यहाँ पे बीहड़ बन गए? दरअसल क्योंकि आप जानते होंगे जो दक्षिणी यूपी का क्षेत्र है वो पूरा देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी विस्तार है, और वो इस तरीके से हम लेंगे तो ये मान लीजिए जैसे हम हिमालय है और ये मध्यवर्ती मैदान है, और ये इस तरीके से है, मतलब कि ये प्रायद्वीपीय पठार थोड़ा सा उठा हुआ है, उठा है, बारिश होगी, ये आएगा मध्यवर्ती मैदान में। जब पानी का बहाव, जब ढलान से पानी नीचे आता है तो उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ हो जाती है, और जब रफ्तार तेज़ होती है, जब रफ्तार तेज़ होगी तो सीधी बात है अपर्दन करना शुरू करेगा। इसलिए यहाँ पे चंबल नदी के आसपास के क्षेत्रों में अपर्दन की स्थिति बहुत ज़्यादा है, बहुत अपर्दन हुआ। दूसरी चीज़, यहाँ पे वृक्षों का कटाव बहुत तेज़ी से हुआ, मिट्टी कुछ इस तरीके से काफ़ी ढीली है और वो इसलिए अपर्दन करते हुए चली जाती है। तो चंबल नदी के बारे में ये चीज़ याद रखिएगा। बेतवा नदी भी याद रखिए, माता टीला बांध और राजघाट बांध। इसके बाद हम आते हैं सोन नदी की तरफ। सोन नदी के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले याद रखिए अमरकंटक से निकलती है और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। ये चीज़ सीधी बात है, याद रखिएगा। ये पे क्या किया गया, बाणसागर बांध बनाया गया। तो पूछा जाता है बाणसागर बांध किस पे है? ये बाणसागर बांध को हम देखेंगे तो सोन नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के पास में स्थित है। आइए देखते हैं और भी यहाँ पर रिहंत, इसी की एक सहायक नदी जिसको बोलते हैं रिहंत नदी। एक बाणसागर बांध देख लीजिए किसकी मतलब किसकी संयुक्त परियोजना, यूपी, एमपी और झारखंड। पहले बिहार था लेकिन अब बिहार नहीं है, अब ये तीन ही हैं, यूपी, एमपी और झारखंड, ये याद रखेगा। ये रिहंत बांध है। रिहंत बांध अगर हम देखेंगे तो सोन नदी की सहायक नदी रिहंत पे स्थित है। अगर जब मैप यहाँ पे देखेंगे तो यूपी का मैप कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये सोनभद्र में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड से। तो सबसे दक्षिणी जिला भी है
मतलब कि सोनभद्र, और उसी पे वहाँ पे नदी है सोन नदी, उसी पर बांध बनाया, सोन नदी की सहायक नदी रिहंत नदी, जिस पे बांध बनाया गया, रिहंत बांध याद रखिएगा। और ओबरा पावर यहीं पे स्थित है, ओबरा पावर हाउस। तो और भी देखेंगे तो यहीं पे इस बांध के पीछे एक निर्मित झील है जो कृत्रिम झील है। कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो सोनभद्र जिले में स्थित है, ये याद रखिएगा, और यूपी में ही है। ये तो हो गई बात इसकी। अब इसके बाद हम देखते हैं तो ये नदी मैंने बताया कि पटना के पास में गंगा में मिल जाती है। तो सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। दक्षिण भारत से ऐसी नदी जो उत्तर की ओर जा करके गंगा में मिलती है। तो ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं यहाँ पे, ये वाला सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ से जल्दी आएगा नहीं, इसलिए मैंने इसको मैप में थोड़ा आसानी से बताने की कोशिश की है। आइए देखते हैं इसके बारे में। दरअसल ये नदी है गंगा नदी। गंगा नदी के बाद में कुछ हम देखें तो यहीं से क्या होता है, बांग्लादेश शुरू हो जाता है। इसकी तरफ ये क्या है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश में हम जानते हैं, सबसे पहले याद रखिए गंगा की जो धारा है ये फरक्का बैराज के पास दो पार्ट में टूट जाती है, दो पार्ट में। एक सीधे चली जाती है जिसको हम पद्मा बोलते हैं, एक नीचे की ओर चली जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हुगली नदी बोलते हैं। तो पद्मा तो गंगा की मुख्य धारा थी जो कहाँ चली गई? बांग्लादेश में चली गई। एक नीचे जो थी नदी वो नीचे की तरफ चली आई जिसको हमने बोला हुगली नदी। अब दूसरी चीज़ ये, हुगली नदी जहाँ से निकलती वहीं पे एक फरक्का बैराज बनाया गया है। फरक्का बैराज ये याद रखिएगा, ये है कहाँ पे? फरक्का बैराज को हम देखते हैं तो यहीं पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में। और ये नदी क्या होती है, धीरे धीरे नीचे की ओर आती चली जाती है और सीधे भी बंगाल की खाड़ी में नदी गिर जाती है। यहीं पे हम देखेंगे कलकत्ता, हल्दिया आदि बंदरगाह वगैरह ये सब इसी पे स्थित है। और दूसरी चीज़ है, इसकी एक सहायक नदी वगैरह भी है। इसकी एक सहायक नदी मयूराक्षी, मयूराक्षी इसकी एक सहायक नदी है जिसको क्या बोलते हैं? इस पर मयूराक्षी बांध भी स्थित है, याद रखिए। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर। किसकी सहायक नदी? हुगली की सहायक नदी, याद रखिएगा। नीचे की तरफ हम और देखें तो यहाँ पे एक दामोदर घाटी परियोजना है जो 1948 की है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ये यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है, इसका निर्माण किया गया। लेकिन जब ये परियोजना बनाई गई तो उसमें क्या किया? कुल 8 बांधों का निर्माण किया गया। मतलब कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बांधों का निर्माण किया गया? 8 बांध का निर्माण किया गया। लेकिन 8 इंपॉर्टेंट तो है नहीं, जो है उनको हम देखते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हुगली की सहायक नदी दामोदर है। अब उस पर कौन कौन से बांध स्थित हैं आपको हम बताते हैं। ये जो मेन नदी दिख रही है इसको हम बोलते हैं दामोदर, ये नदी दामोदर। दामोदर की सहायक नदी है तिलैया। दामोदर की सहायक नदी कौन सी? तिलैया, इसको याद रखिएगा। दामोदर की सहायक नदी तिलैया, और तिलैया नदी पर 2 बांध स्थित हैं, एक तिलैया बांध, एक मैथान बांध। तिलैया बांध और मैथान बांध ये दोनों किस पर स्थित हैं? ये दोनों बांध ही तिलैया नदी पर स्थित हैं। एक और दामोदर की सहायक नदी जिसको बोलते हैं कोनार नदी, कोनार नदी पर कोनार बांध स्थित है। और दामोदर पर एक और बांध स्थित है जिसको बोलते हैं पंचेत पहाड़ी बांध। तिलैया से अगर जो हम देखेंगे आसपास के क्षेत्रों में तो बोकारो वगैरह ये सब झारखंड के क्षेत्र पड़ते हैं। और दामोदर आप जाने रहे झारखंड के क्षेत्र से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। इन क्षेत्रों की जितनी नदियां हैं सब छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती हैं। और इन क्षेत्रों में जो भी स्टील पावर प्लांट वगैरह या कोयले संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको ये जल वगैरह और बिजली का उत्पादन, बिजली वगैरह मुहैया कराने का कार्य करती हैं ये योजनाएँ, इनको याद रखेगा। तो दामोदर नदी निकली छोटा नागपुर के पठार से और आगे जाकर के फाल्ता नामक स्थान पर ये क्या होती है? हुगली में मिल जाती है, फाल्ता नामक। उसी के नीचे हम देखेंगे तो एक और नदी है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यह है रूपनारायण नदी। रूपनारायण नदी, रूपनारायण नदी जो है वो हम देखेंगे तो दामोदर के बिल्कुल ठीक नीचे बहती है रूपनारायण नदी, ये चीज़ याद रखिएगा। रूपनारायण नदी है और इसी के आगे देखेंगे तो यहाँ पे कलकत्ता पड़ेगा, फिर हल्दिया पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो दामोदर घाटी परियोजना है, ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी, तो इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज़ आपको मैं इसमें ये बता दूं कि जो ये बहुउद्देशीय परियोजना जो ये बनाई गई है इसमें दरअसल हुआ क्या है कि जो हल्दिया बंदरगाह वगैरह है कलकत्ता, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या है कि यहाँ से काफ़ी मिट्टी मुलायम है। जब मिट्टी मुलायम है तो नदी जब बहती तो अपने साथ में बहुत सी चीज़ों को बहा करके लेके जाती। तो इन क्षेत्रों में क्या हुआ है, क्योंकि दरअसल ये हुगली जो है एक हल्की सी किनारे कटी हुई धारा है, बहुत पतली सी, मैप में देखेंगे तो बहुत पतली, मेन धारा तो यही है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि अवसाद वगैरह यहाँ पे बहुत जम गए हैं, मतलब गाद वगैरह यहाँ पे क्या हुआ, बहुत जम गया। कहाँ पे? हल्दिया और कलकत्ता बंदरगाह के आसपास। तो नावों के आने जाने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती थी। तो इसके बीच में एक भारत और बांग्लादेश के बीच में करार किया जाता है। तो आपके दिमाग में आएगा भारत बांग्लादेश के बीच में करार किस बात को लेकर के, क्या गाद हटाने के लिए करेंगे? संबंधित इसी से ही है, आइए देखते हैं। तो दरअसल हुआ क्या कि मेन धारा थी वो तो चली गई बांग्लादेश में। क्या हुआ? मेन धारा जो गंगा की थी वो पद्मा बन करके जहाँ चली गई, बांग्लादेश में चली गई। और यहाँ पे हुगली चली आई इस तरफ
लेकिन जो भी हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जल समझौते के अंतर्गत जो भी चीज़ें होती हैं, तो आप किसी नदी का पानी दूसरी नदी जो जाती है उसका डाइवर्ट नहीं कर सकते। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता होता है, उसके अंतर्गत बताया गया कि फरक्का बैराज से जो पानी जो बांग्लादेश में जा रहा था उसको यहाँ से डाइवर्ट किया गया। मतलब कि जो पानी मान लीजिए जितना यहाँ से जा रहा था उसका दो गुना पानी हुगली नदी में और भेज दिया गया। हुगली नदी में क्या किया गया, भेज दिया गया, ताकि उस पानी के बहाव के साथ साथ गाद भी बह करके चला जाए। क्या हो, गाद भी उसके साथ में बह करके चला जाए। तो ये भारत बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ था, इसको हल्का सा याद रखिएगा। तो ये हल्दिया बंदरगाह, कलकत्ता बंदरगाह, ये सब बंदरगाह वगैरह याद रखिएगा, हुगली नदी पर ही है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बताया ये है इलाहाबाद। इलाहाबाद से लेकर के यहाँ के हल्दिया तक इसको NW1 भी बोलते हैं, मतलब नेशनल वाटरवे 1, ये याद रखिएगा। तो आगे हम खैर नेशनल वाटरवे बताएंगे तो उसमें परिवहन के अंतर्गत हम इसमें चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं का ये वीडियो होगा, जिसमें मैं तीसरा पार्ट बताऊंगा। पहले पार्ट में मैंने सिंधु नदी तंत्र और दूसरे पार्ट में गंगा नदी और उसके आसपास की जो भी नदियां हैं उन पे जो बांध बने हुए थे उनके बारे में मैंने बताया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं जो फेमस हैं उन पर कौन कौन से बांध या परियोजना वगैरह बनाई गई। फिर एक बार मैं और बता दूँ बांध क्यों बनाए जाते हैं, बांध बनाने के पीछे उद्देश्य होता है, उनसे मैंने बताया जैसे सिंचाई वगैरह की जा सकती है। सिंचाई के साथ साथ अगर जो हम देखेंगे तो वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, बिजली का उत्पादन होता है, आदि आदि चीज़ें इसके लाभ वगैरह होते हैं। बाढ़ पे नियंत्रण वगैरह भी हम कर सकते हैं, तो ये इसके लाभ हैं। आइए देखते हैं, शुरुआत करेंगे हम नदियों से। सबसे पहले बता दूँ कि बंगाली खाड़ी वाले में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। वैसे मैं नदियों मैंने ये चीज़ें बताई हैं, एक बार फिर से हम देख लें। तो कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में, यहाँ पर एक नदी जिसको बोलते हैं हुगली। तो ये हुगली के नीचे की जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्वर्ण रेखा के बाद ब्राह्मणी, इसके पास में एक और नदी है जिसको बोलते हैं बैतरानी। उसके बाद में महानदी के बाद एक और नदी है रूसी कुलिया नदी, खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में गोदावरी के बाद कृष्णा के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे कावेरी है। इसके बीच में और देखते हैं तो पेन्नार नदी भी पड़ती है, लेकिन पेन्नार कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पेन्नार नदी, उसके बाद में कावेरी नदी, कावेरी के बाद नीचे एक और नदी इसको बोलते हैं वेंगाई नदी। इतनी नदियां हैं इस तरफ हम देखेंगे तो इस तरफ बहुत सारी नदियां हैं। ऊपर हम देखेंगे तो नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, जुआरी है, शरावती है और रूसी कुलिया नदी हम देखेंगे दक्षिण पड़ेगी, पेरियार नदी, पेम्बा नदी आदि नदियाँ हैं। खैर हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो शुरुआत करेंगे हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो हैं उनमें कौन कौन से बांध वगैरह बनाए गए उनको हम देखते हैं। शुरुआत करेंगे स्वर्ण रेखा से। तो स्वर्ण रेखा निकलती है छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र से निकलती है, और इसमें हम देखेंगे तो दो बांध फेमस स्थित हैं। दो बांध कौन कौन से, एक है चंडिल बांध और एक गीतालसुड़ बांध। ये दोनों बांध हैं, इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा। ये दो बांध स्थित हैं, चंडिल बांध और गीतालसुड़ बांध। ये दोनों किस पे हैं, स्वर्ण रेखा नदी पर हैं। हुंडरू जलप्रपात आप देखेंगे, हुंडरू जलप्रपात तो स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्थित है हुंडरू। और आप देखेंगे तो काफ़ी ऊंचाई से उसमें जब पानी का झरना नीचे गिरता है तो काफ़ी अच्छा दृश्य दिखता है। तो हुंडरू जलप्रपात इसी पे ही है, स्वर्ण रेखा पर ही। इसके बाद हम देखेंगे तो ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी हम देखेंगे तो यहीं उड़ीसा के पास में बहती है। इसमें एक फेमस बांध है रेगली बांध। रेगली बांध किस पर है, ये ब्राह्मणी नदी पर ही है। दरअसल स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में दो छोटी छोटी नदियां हैं, एक ब्राह्मणी एक बैतरानी, तो इनको याद रखिएगा हल्का सा। फिर बाद में नदी आती है महानदी। नदी कौन सी आती है, महानदी दरअसल काफ़ी फेमस नदी है। उड़ीसा के क्षेत्र में देखेंगे तो निकलती छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से और उड़ीसा में आते हुए फिर अपना डेल्टा बनाती बंगाल की खाड़ी में। और इसमें हम देखेंगे तो इसकी सहायक नदियाँ भी काफ़ी फेमस हैं। एक है तेल है, एक है सेवनाद है, हासो है, ये सब इसकी फेमस नदियाँ हैं। लेकिन इस नदी पर कुछ बांध वगैरह भी फेमस बनाए गए हैं। इसकी एक फेमस सहायक नदी जिसको बोलते हैं हासो नदी, इधर मैं लिखे दे रहा हूँ, हासो नदी। दरअसल आपको लिखने के पर्पज से आप कुछ इस तरीके से लिखेगा, हेडिंग डालिए, आप डाल सकते हैं प्रमुख बांध। सबसे पहले एक नदी लिखिए, नदी डालिए, जैसे मैंने बताया स्वर्ण रेखा, तो लिख सकते हैं आप स्वर्ण रेखा पर निर्मित बांध, गीतालसुड़ बांध और चंडिल बांध। ब्राह्मणी नदी पर निर्मित बांध रेगली बांध। फिर महानदी पर निर्मित बांध, उसमें आप पहला लिखिए हसदो
बागो बांध, ये इस तरह का आप लिखिएगा। और ये बांध जो है वो हासो नदी पर स्थित है, और हासो जो है वो ही कि हम देखेंगे तो महानदी की सहायक नदी है। और इसमें फेमस बांध देखें तो एक बांध है गंगरेल बांध, और सबसे फेमस हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, गंगरेल बांध, हीराकुंड बांध, इसकी सहायक नदी हासो पर हसदो बांगो बांध, ये 3 बांध इस पे फेमस स्थित हैं। जिसमें हम देखेंगे तो प्रश्न जो है हीराकुंड से आता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस पे? महानदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में। दरअसल अगर जो आप पहले देखेंगे तो उड़ीसा में बाढ़ जो होती थी बहुत आती थी। क्या होती थी? बाढ़ बहुत आती थी, और जब ये बाढ़ आती तो पूरा उड़ीसा का क्षेत्र जो होता था वो क्या होता था? जलमग्न हो जाता था। क्योंकि हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है काफ़ी ऊपर उठा हुआ है, मतलब कि ऊंचा है, और उसकी तुलना में जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र काफ़ी ढालनुमा है। कैसा ढालनुमा इस क्षेत्र में? तो यहाँ से जब बारिश होती थी तो इसमें क्या होती थी? काफ़ी ज़्यादा पानी इस नदी में आ जाता था। किसमें? इस नदी में। जब पानी ज़्यादा आ जाएगा तो ये पूरा क्षेत्र बाढ़ यहाँ पे हो आ जाती थी, इस क्षेत्र में पूरे जब बाढ़ आ जाती थी। अभी आप देख रहे होंगे उड़ीसा में काफ़ी बारिश हो रही है उड़ीसा में, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से उस उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो एक तो यहाँ पे ढलान है, ऊपर से बारिश भी बहुत हो रही है। जब बारिश बहुत होती थी तो इस वाले क्षेत्र में जो होता था पूरा जलमग्न हो जाता था। इसको लेकर के एक बांध बनाया गया, हीराकुंड बांध। हीराकुंड पर बांध बनाया गया तो इसमें आसपास से नहरें भी निकाली गई, कुछ सिंचाई के लिए ये नहरें निकाली गई। और हम देखेंगे तो इस पर क्या किया? बाढ़ पे नियंत्रण कर लिया गया, क्योंकि पानी को क्या किया गया? डाइवर्ट कर दिया गया, और कुछ जलाशय के रूप में पानी को इकट्ठा भी कर दिया गया। तो हीराकुंड बांध फेमस है, किस नदी पर है? महानदी पर है। लेकिन वर्तमान में हम देखेंगे तो हीराकुंड बांध के में हम देखेंगे तो गाद की समस्या बहुत ज़्यादा आ गई है। कैसे? गाद की समस्या, जिससे क्या हो रहा है? हीराकुंड बांध को खतरा हो रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए ये बांध मैंने पहले बताया था, मान लीजिए जैसे कोई ये बांध है, ये जैसे मान लीजिए कोई बांध है, इस पे ये कोई नदी बह रही है, तो सीधी बात है बांध बनाएंगे तो पानी का जलाशय क्या होगा? ये पूरा क्षेत्र भर जाएगा। फिर पानी ऊपर से नीचे की तरफ खिंच जाता है, तो पानी जो था तो ऊपर फ्लो होकर के क्या हुआ? चला गया। लेकिन जो गाद होता है वो इसकी तलहटी में जमा हो जाता है। इस तलहटी में जब गाद जमा हो गया तो क्या हुआ? इस बांध को खतरा हो गया, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल वगैरह जो भी थे, तो इनसे क्या हुआ? इस बांध को खतरा है। तो वर्तमान में उड़ीसा सरकार ने क्या किया है कि इसमें जो मौजूद गाद था उसको हटाने को लेकर के काफ़ी प्रयास भी किए हैं, और कुछ हद तक सफल भी रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, महानदी पर है, ये याद रखिएगा। अब और देखते हैं, नेक्स्ट नदी आएगी गोदावरी। गोदावरी नदी हम देखेंगे तो निकलती कहाँ से? नासिक के पठार से निकलती है, महाराष्ट्र से, नासिक के पठार से। तो नासिक के पठार से जो निकलती है वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान है, वहीं से निकलती है। तो अब देखिए इस मैप में मैंने बताया है, ये यहाँ से जब निकलती है तो इस पर बहुत सारे बांध वगैरह बनाए गए हैं। क्या? बहुत सारे इस पर बांध बनाए गए हैं। उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से बांध हैं। सबसे पहले याद रखिएगा गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। गोदावरी की सहायक नदियाँ हम देखेंगे तो वेनगंगा है और मंजीरा है, लेकिन हमें सहायक नदियों को नहीं देखना, हम सिर्फ बांध देखेंगे कौन कौन से हैं। तो वेनगंगा इसकी एक फेमस सहायक नदी है, वेनगंगा। तो वेनगंगा है, पेनगंगा आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इस पर वेनगंगा पे एक बांध बनाया गया है जिसको बोलते हैं संजय सरोवर परियोजना। संजय सरोवर परियोजना के अंतर्गत यहाँ पे बांध बनाया गया, काफ़ी सिंचाई इस क्षेत्र में की जाती है। ये है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में पड़ता है। संजय सरोवर परियोजना कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ये याद रखिएगा, संजय सरोवर परियोजना। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक और बांध पड़ता है जिसको बोलेंगे जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना किस पे स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना किस पे स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र में है। और हम देखेंगे यहाँ पे एक नदी है जिसको बोलते हैं प्रवरा नदी। कौन सी नदी? प्रवरा नदी। प्रवरा नदी पर एक बांध बनाया गया, जिस ये गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। एशियंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। ये भंडारदरा बांध किस पे स्थित है? इसी पर स्थित है। इधर मैं लिखे दे रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा हो तो। भंडारदरा बांध, भंडारदरा बांध किस पर है? प्रवरा नदी के तट, प्रवरा नदी पर स्थित है। अगर जो आप सिंधु घाटी सभ्यता जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि दक्षिण का जो क्षेत्र है, दक्षिण में हम देखते हैं तो उसका जो विस्तार था इसी प्रवरा नदी के तट तक दायमाबाद पड़ता है यहीं पे, तो यहाँ तक माना जाता है। उत्तर में मांडा, दक्षिण में प्रवरा नदी। अगर जो हम देखेंगे तो यहाँ तक है, तो प्रवरा नदी दरअसल यहीं पे ही है, यहाँ तक हम देखते हैं।
ये याद रखिएगा, यहीं तक था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। एक त्रिकोणीय स्तर पे देखेंगे तो वहाँ पे पड़ता था। और इस तरफ हम देखेंगे तो आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, खैर वो हिस्ट्री की बात है। तो घाट प्रवाह हिडकल बांध जो है, घाट अगर हम देखेंगे तो इसी पे स्थित है, हिडकल बांध। अब हम आगे आए, सॉरी, भंडारदरा बांध प्रवरा नदी पर ही स्थित है, याद रखिएगा, प्रवरा नदी पर भंडारदरा बांध यहीं पे स्थित है, यहीं पड़ता है दाइमाबाद, इसी नदी के किनारे स्थित है। आगे हम देखते हैं तो इस पर बांध पड़ता है रामपद सागर बांध। रामपद सागर बांध, रामपद सागर बांध भी किस पे स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है रामपद सागर बांध। और उसी के आगे देखेंगे तो पोचमपाद बांध है, महाराष्ट्र वगैरह के पड़ता है, आंध्र प्रदेश के पास में है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, पोचमपाद, रामपद सागर बांध, ये सब याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें फेमस सबसे ज़्यादा कौन सा है? ये पोचमपाद और जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी महाराष्ट्र, पोचमपाद आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, इन दोनों को याद रखिएगा। इसके बाद हम जब आएंगे नीचे की ओर तो नदी आती है कौन सी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी को हम देखते हैं तो कहाँ से कहाँ तक है कृष्णा नदी? निकलती कहाँ से? कृष्णा नदी निकलती है सतारा जिले से, मतलब महाराष्ट्र में यहाँ पे एक स्थान है महाबलेश्वर, वहाँ से नदी निकलती है, सतारा जिला महाबलेश्वर से वहीं से निकलती है और वहीं से निकलते हुए अरब सागर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, आप जानते हैं, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, ये सब इसी के, कोयना, यरला, वरडा, भीमा, मूसी, ये सब इसी की सहायक नदियाँ हैं। किसकी? कृष्णा नदी की। लेकिन सहायक नदियाँ नहीं, फेमस चीज़ें हैं। बांध को हम देखेंगे तो इसकी एक सहायक नदी है घाट प्रवाह। घाट प्रवाह, तो घाट प्रवाह जो इसकी सहायक नदी, इस पर बांध बना है, इसको बोलते हैं हिडकल बांध। हिडकल, हिडकल बांध। हिडकल बांध किस पर है? घाट प्रवाह नदी पर है। और हम देखेंगे तो यही सहायक नदी भीमा, भीमा पर एक बांध बनाया गया, इसको बोलते हैं उज्जैनी बांध। उज्जैनी बांध भीमा नदी पर, इसी की सहायक नदी है, उसी बनाया गया। एक और बांध इसको बोलते हैं छोम बांध। छोम, छोम बांध, छोम बांध में किस पर है? इसी नदी पर स्थित है। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो नागार्जुन सागर, काफ़ी फेमस परियोजना है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर परियोजना जब बनाई गई तो इसको लेकर के क्या किया गया? यहाँ पे नहरें बनाई गई। क्या नहरें? आसपास के क्षेत्र को सिंचाई के लिए बनाया गया और नहरें निकाल करके काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र में क्या हुआ? उपजाऊ बना दिया गया आसपास के क्षेत्रों को। जब ये बनाई गई तो इसमें दो फेमस नहर निकाली गई। एक थी जवाहर सागर, मतलब के कहेंगे जवाहरलाल नेहरू नहर थी, जवाहरलाल नेहरू नहर, और ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री नहर। दो नहरें यहाँ से निकाली गई। किसे? नागार्जुन सागर परियोजना जब बनाई गई उससे दो नहरें निकाली गई। एक थी जवाहरलाल नेहरू नहर, दूसरी थी लाल बहादुर शास्त्री नहर। याद रखिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना देखेंगे किस पे है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे एक और बांध है जिसको बोलते हैं श्रीशैलम। श्रीशैलम, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद एक अलमट्टी है, अलमट्टी भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। अलमट्टी, इसको भी याद रखिएगा, अलमट्टी बांध। एक श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम और अलमट्टी दोनों याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में दोनों हैं, याद रखिएगा। और जो नागार्जुन सागर परियोजना है उससे क्या किया गया? दो नहरें निकाली गई, एक जवाहरलाल नेहरू नहर और एक देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री नहर। दोनों नहरें यहीं से निकाली गई, सिंचाई के लिए काफ़ी ज़्यादा वो थी, मतलब। इसके बाद हम देखेंगे कृष्णा के बाद नदी आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों के कावेरी पत्तनम नामक स्थान से निकलती है, ऐसा मैंने पहले बताया भी है। तो इसकी सहायक नदियों के हम देखेंगे और कौन कौन से बांध वगैरह हैं इनके बारे में भी हम देखेंगे। कावेरी नदी काफ़ी फेमस बांध है। देखते हैं निकली कहाँ से थी? कर्नाटक के कुर्ग जिले से। इस पर सबसे पहले बांध हम देखेंगे तो शिव समुद्रम पड़ता है। कौन सा है? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम के बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी एक सहायक नदी जिसको बोलते हैं कबानी नदी। कबानी नदी, कबानी नदी इसकी एक सहायक नदी है, कबानी नदी। और कबानी नदी पर एक बांध बनाया गया जिसको बोलते हैं बानासुर बांध। वही बाणासुर से बना है, बानासुर, बानासुर बांध। ये किस नदी पर है? ये कबानी नदी पर है। और एक कबानी नदी किसकी सहायक नदी? कावेरी की सहायक नदी है। और इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे एक बांध बनाया गया कल्लानी बांध। कल्लानी बांध, कल्लानी बांध को हम देखेंगे तो एशियन हिस्ट्री में बनाया गया काफ़ी फेमस बांध है। इसको बनाया था, इसका दूसरा नाम भी ग्रांड अनिकट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रांड अनिकट। इसको चोल शासक
बनाया था कारिकलन ने। कारिकलन एक चोल शासक थे जिन्होंने इस बांध को बनाया था। कल्लानी बांध तंजौर में स्थित है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका दूसरा नाम ग्रांड एनीकट भी कहते हैं। ग्रांड एनीकट या कल्लानी बांध चोल शासक कारिकलन ने बनाया था। ऊपर मैं लिखे दे रहा हूँ, कारिकलन ने बनाया था। ये विश्व में हम देखेंगे तो सबसे पुराने बांधों में से एक है। ये कारिकलन ने जो बनवाया है कल्लानी बांध, तंजौर में है, जानते ही हैं। आइए देखते हैं आगे। तो इसकी एक सहायक नदी है अमरावती। एक सहायक नदी इसकी कौन सी? अमरावती। अमरावती किसकी सहायक नदी? कावेरी की सहायक नदी। तो इसी अमरावती पर क्या है? अमरावती सागर बांध बनाया गया है, इसी पर अमरावती सागर बांध, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो एक और बांध, इसको बोलते हैं मेट्टूर बांध। कौन सा? मेट्टूर। मेट्टूर कहाँ है? मेट्टूर तमिलनाडु में है, काफ़ी फेमस बांध है, याद रखिएगा। मेट्टूर बांध किस पे? कावेरी नदी पर ही है, तो इनको याद रखिएगा। दरअसल कुछ और बांध बनाए गए हैं लेकिन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उन नदियों के नाम पे ही है, तो नदियों के नाम पे आप तुरंत जान जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे तुंगभद्रा बांध बनाया गया, तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी पर। एक भद्रा बांध है जो तुंग और भद्रा नदियाँ मिलकर तुंगभद्रा बनाती हैं, तो एक बांध बनाया गया भद्रा नदी। एक और हम देखेंगे तो यहाँ पे भीमा 1 भीमा 2 दो तरीके के बांध बनाए गए भीमा नदी पर, ये भी आप जान जाएंगे। तो ये सब बांध जो है उन्हीं के नदियों के नाम पे जो बनाए गए हैं, तो आप उनकी सहायक नदियाँ याद रखें, आप जान जाएंगे किस नदी पर है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और जो बांध का जो सेक्शन है वो इतना ही है। इसमें आप याद रखिएगा, यहाँ से शुरू कीजिए, इस तरफ से जितने भी बांध हैं इनको याद कर लीजिए। तो फेमस बांध अगर हम कावेरी की बात करें तो मेट्टूर बांध है, शिव समुद्रम परियोजना, ये दो याद रखिएगा। और कृष्णा नदी पे श्रीशैलम, अलमट्टी, नागार्जुन, ये फेमस हैं। और इसमें हम देखेंगे तो पोचमपाद और जायकवाड़ी है, और इसमें हीराकुंड बांध है। बाकी के ऊपर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन याद रख सकते हैं। संजय सरोवर परियोजना वेनगंगा पर स्थित है। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS चैनल में। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की सीरीज में हम देखेंगे कि आज जो अरब सागर में गिरने वाली जो भी नदियां हैं उन पे कौन कौन सी परियोजनाएं या बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थित हैं। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब कि जिनसे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इनको क्या कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था, किसको? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा था। और हमारे स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। तो आइए देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं में हम देखेंगे कि कौन कौन सी परियोजनाएं, जो मतलब वे नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं उनमें कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे, सबसे ऊपर जो नदी है इसको हम बोलते हैं साबरमती। साबरमती नदी हम देखेंगे तो अरावली श्रेणी से निकलती है, अरावली श्रेणी से निकलती है, अहमदाबाद शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। इस पर अगर हम देखेंगे फेमस बांध जो बनाया गया है इसको हम बोलते हैं धरोई बांध। धरोई, इधर मैं लिखे दे रहा हूँ धरोई बांध। धरोई बांध याद रखिएगा, साबरमती नदी पर है, साबरमती नदी याद रखिएगा, धरोई बांध इस पर स्थित है। दूसरी हम अगर जो देखेंगे उसके नीचे, अब दूसरी अगर जब नदी देखते हैं तो ये नदी है माही नदी। माही नदी, माही नदी देखेंगे तो गुजरात की फेमस नदी है। माही नदी गुजरात की फेमस नदी है, और ये देखेंगे तो ये निकलती है विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती हुए, हम लोग ऐसा जानते हैं। इस पर देखेंगे तो फेमस बांध जो स्थित है उसको बोलते हैं कदाना बांध। कौन सा बांध है? कदाना, गुजरात में ही है, इसको याद रखिएगा हल्का सा। उसके बाद हम देखेंगे तो इसके जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक और नदी स्थित है जिसको हम बोलते हैं दमन गंगा या दामान नदी। ये देख रहे हैं आप, ये है दमन गंगा या दामान नदी है, इसको याद रखिएगा, दमन गंगा और दामान नदी। ये हम देखेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात और दमन द्वीप के क्षेत्र में इसका अपवाद क्षेत्र है। इस पर दमन गंगा परियोजना भी बनाई गई है, हल्का सा दिमाग में रखिएगा, गुजरात की है ये, उसके नीचे पड़ती है, मतलब कि कदाना मतलब कि माही जो नदी उसी के नीचे पे है। और माही नदी पे एक और याद रखिएगा, इस पर माही बाजार सागर बांध राजस्थान में बना हुआ है। माही बाजार बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध किस नदी पर है? माही नदी पर ही स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे फेमस नदी है जो है नर्मदा नदी, अमरकंटक से निकल रही है नर्मदा नदी, और ये जा करके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इस पर कौन सा फेमस बांध स्थित है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए, इस पर एक बांध स्थित है जिसको बोलते हैं बगरी बांध। बगरी, बगरी बांध जो है वो इसी नदी पर स्थित है, और ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। बगरी बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इधर मैं लिखे दे रहा हूँ बगरी, बगरी बांध किस पर है? बगरी बांध को हम देखेंगे तो पड़ता है मध्य प्रदेश में। बगरी बांध के आगे और हम देखेंगे तो यहाँ पे ओंकारेश्वर बांध है, ओंकारेश्वर,
ओंकारेश्वर, ये भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश में ही है, ओंकारेश्वर भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद में हम देखेंगे तो इसी पर इंदिरा सागर बांध है, इंदिरा सागर बांध कुछ टाइम पहले हम देखेंगे तो ये बांध काफ़ी कुछ ज़्यादा विवादित रहा। इसके बनने की वजह से इस क्षेत्र में क्या हुआ, काफ़ी जलमग्न क्षेत्र हो गया था। तो इंदिरा सागर बांध कहाँ पे है, ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। और याद रखिएगा नदी कौन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा की एक सहायक नदी और एक है जिसको बोलते हैं तवा नदी। तवा नदी इसकी सहायक नदी है जिस पर तवा परियोजना भी स्थित है। तवा परियोजना याद रखिएगा, तवा परियोजना। और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इस पर एक बांध पड़ता है सरदार सरोवर बांध, ये भी याद रखिएगा, फेमस है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। इसी पर हम देखेंगे नर्मदा नदी पर तो धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है। और ये देखेंगे इधर की जितनी भी नदियां हैं वो सभी क्या करती हैं, वो सभी एस्चुअरी बनाती हैं, मतलब ज्वारनदमुख, ऊंचाई से गिरती नीचे तालाब जैसा बन जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्चुअरी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तो क्योंकि नर्मदा के और नीचे हम जब आते हैं तो नदी पड़ती है ताप्ती। कौन सी नदी पड़ती है, ताप्ती नदी पड़ती है। ताप्ती नदी निकलती बैतूल के पठार से, मलताई नामक पहाड़ी वहाँ से निकलती है बैतूल के पठार पे। इस पे कौन कौन से बांध स्थित है वो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कौन कौन से बांध इस पर स्थित हैं। तो सबसे पहले इस पर है हटनूर बांध, हटनूर बांध है। हटनूर बांध के बाद हम देखेंगे तो देहाली बांध है, देहाली बांध। उसके आगे देखेंगे तो उकाई बांध। उकाई बांध के पास में एक सागर बना हुआ है, इसका दूसरा नाम और हम देखेंगे तो वल्लभ सागर बोलते हैं, वल्लभ सागर उकाई का ही दूसरा नाम है। तो दरअसल हम देखेंगे तो गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र में स्थित है। गोविंद सागर देखेंगे तो हम देखते तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और वल्लभ सागर जो है ये किस पे, ताप्ती नदी पर स्थित है, ये चीज़ याद रखिएगा, वल्लभ सागर। इसी के और थोड़ा सा आगे आते हैं तो काकरापार पड़ता है, काकरापार, ये भी याद रखिएगा, गुजरात में ही है काकरापार। दरअसल ये जो काकरापार जो ये सब परियोजनाएं बनी है, काकरापार से, इस परियोजना से देखेंगे तो जो यहाँ से जो बिजली का उत्पादन होता है काकरापार और उकाई के क्षेत्रों से, उससे क्या किया था, सूरत आदि क्षेत्रों को बिजली मुहैया कराई जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके आसपास के क्षेत्रों को, ये वाला पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र में बिजली का और यहाँ से कुछ नहरें वगैरह निकाल करके सिंचाई वगैरह भी की जाती है। तो याद रखिएगा काकरापार ताप्ती नदी पर ही है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो नीचे की तरफ हम जब आते हैं यहाँ पर नदी पड़ती है जुआरी। जुआरी जानते हैं, गोवा की फेमस नदी जुआरी, जुआरी बहुत ही फेमस नदी गोवा की है, याद रखिएगा गोवा। तो ये जुआरी नदी पर हम देखेंगे तो इस पर एक फेमस बांध स्थित है जिसको बोलते हैं पंचवाई बांध। कौन सा, पंचवाई बांध। पंचवाई बांध फेमस है, इसको याद रखिएगा, पंचवाई बांध जुआरी नदी पर स्थित है, पंचवाई बांध याद रखिएगा, जुआरी नदी है। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर एक और बांध पड़ता है जिसको हम बोलते हैं, नदी है वैसे जुआरी के नीचे और हम नदी देखेंगे तो मांडवी पड़ेगी, लेकिन मांडवी कोई बांध वगैरह उस पर फेमस है नहीं, इसलिए इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। बाकी मांडवी नदी जो है वो गोवा के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, मैं नदियों के वीडियो मैंने बताया, ये याद रखिएगा। इसके नीचे हम देखेंगे तो एक नदी पड़ती है, इसको बोलते हैं शरावती। शरावती नदी है जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है इंपॉर्टेंट नहीं है। जोग और गोरसप्पा जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो इसी नदी पर स्थित है। किस पे, शरावती नदी पर स्थित है। इस पर एक फेमस बांध है जिसको बोलते हैं लिग्ना मक्की, लिग्ना मक्की बांध। लिग्ना मक्की बांध जो है वो इसी नदी पर स्थित, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे तो उसके नीचे एक फेमस नदी जिसको बोलते हैं काली नदी। एक काली नदी है, एक उत्तर भारत में काली नदी है जो देखेंगे तो घाघरा की सहायक नदी काली नदी, लेकिन ये दूसरी काली नदी है, ये पड़ती है कर्नाटक के क्षेत्रों में ही। इस पर एक दो बांध फेमस स्थित हैं इस काली नदी पर, जो दोनों कर्नाटक में स्थित है, काफ़ी फेमस है। ये पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। फेमस नदी है बांध के पर्पस से, बाकी इसकी कोई महत्ता नहीं है। आइए देखते हैं, हाँ महत्ता देखेंगे तो कर्नाटक के पर्पस से हो सकती है, लेकिन हम लोगों के पर्पस से कोई महत्ता नहीं है। बस याद रखिएगा इसकी जो दो फेमस बांध है, इस पर हम देखेंगे तो कदरा बांध है, कदरा बांध, और दूसरा है सुपा बांध। कदरा बांध और सुपा बांध दोनों बांध इस पर काली नदी पे स्थित है। काली नदी कहाँ की नदी है, काली नदी को हम देखेंगे तो ये नदी है कर्नाटका की। इसके बाद हम जब दक्षिण भारत की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कुछ बांध बनाए गए हैं जो दक्षिण भारत में फेमस बांध है, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले दक्षिण भारत में, मतलब कि जो ये वाला क्षेत्र है, हम देखेंगे तो पड़ेगा केरला। केरला के में एक फेमस नदी है, एक ही फेमस नदी जिसको हम बोलते हैं पेरियार नदी। पेरियार नदी पर बहुत सारे बांध बनाए गए, उनको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए जैसे ये पेरियार नदी बह रही है, तो इसकी एक सहायक नदी जिसको बोलते हैं चलाकुडी नदी। चलाकुडी नदी ये किसके, पेरियार की सहायक नदी चलाकुडी नदी, याद रखिएगा। और इस पेरियार की सहायक नदी चलाकुडी नदी है, और इसी की एक और सहायक नदी चलाकुडी की जिसको बोलते हैं पेराम्बिकुलम।
पेराम्बिकुलम परियोजना पेराम्बिकुलम नदी पर है, जो किसकी सहायक नदी, चलाकुडी की सहायक नदी, और चलाकुडी किसकी है, पेरियार की सहायक नदी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें और हम देखेंगे तो जो पेरियार नदी है इस पर 2 और बांध स्थित हैं, एक को बोलते हैं हम इडुक्की बांध, ये देखिए इडुक्की बांध यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे तो मुल्ला पेरियार बांध है, और ये याद रखिएगा पेरियार नदी है। इसके नीचे देखेंगे तो एक और नदी जिसको बोलते हैं पंबा नदी, और पंबा नदी को हम देखेंगे तो इस पे परियोजना है पंबा परियोजना, पंबा बांध बनाया गया इसी नदी पर स्थित है। और यहाँ पे एक और फेमस नदी जिसको बोलते हैं कुंती पूजा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुंती पूजा, इस पे भी बांध बना है, कुंती पूजा बांध, ये सभी आप याद रखिएगा। और हम यहाँ पे बता दें गुजरात में, तो गुजरात में हम देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है यहीं पे कल्पसर सागर झील है, हल्का सा दिमाग में रख लीजिएगा, कल्पसर सागर झील जो यहीं पे स्थित है गुजरात में, याद रखिए कल्पसर सागर झील परियोजना हम देखेंगे तो कहाँ पे, गुजरात की फेमस परियोजना है, ये सभी आप याद रखिए, क्योंकि देखिए बहुत सी परियोजनाएं हैं लेकिन जो फेमस है उनके बारे में बता रहे हैं। अब देखिए इनमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर बांध, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर बांध, इस पे काकरा पार और उकाई परियोजना, इस पे हम और नीचे देखेंगे तो इसमें पेराम्बिकुलम और पेरियार याद रखिएगा, और लिंगना मक्की और पंचवाई भी हल्का दिमाग में रख सकते हैं। बाकी ये देख बार जल्दी से आप ये सभी देख लीजिएगा। दमन गंगा या दमान परियोजना इंपॉर्टेंट है, कल्प सागर झील भी हल्की सी इंपॉर्टेंट है जो गुजरात की है। तो इन सब चीज़ों को आप देखते जाइएगा, इन सभी को देखेंगे तभी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको इसको पढ़ने से पहले आप एक काम कीजिए कि आप एक अपने पास एक कॉपी अपने पास रखिए, फिगर बिल्कुल जैसे मैंने बताया है उसको आप नोट करते हुए चलिए, तभी आपको चीज़ें याद होंगी। बिल्कुल ऐसे ही मैप बना लीजिए, और कुछ लोग मैंने मैप बनाया भी है और कमेंट में बताते हैं कि हम आपके पूरे वीडियो देखते हैं, मैप बनाते हैं। ऐसे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही गौरवान्वित मैं महसूस करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो फिलहाल मैं आज को इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं। जो मेरा नेक्स्ट का वीडियो होगा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लेकर के, जो पूर्वोत्तर भारत की जो परियोजनाएं हैं उनको बारे में मैं बताऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं में जो हम देखेंगे जो पूर्वोत्तर भारत में है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास भी जो भी परियोजनाएं ऐसी तो उनके बारे में हम देखेंगे, और पूर्वोत्तर में कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं उनके बारे में देखेंगे, और इनसे संबंधित एक हम विवाद भी देखेंगे जो तीस्ता नदी जल विवाद होगा, क्यों है, कारण क्या है, इन सभी पहलुओं पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना मैंने पहले बता चुका हूँ। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब ऐसी परियोजना जिसके लिए बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है उसको क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुत से उद्देश्य मतलब कौन कौन से हो सकते हैं, सिंचाई की जा सकती है, नहरें बना करके सिंचाई वगैरह भी की जा सकती है, बिजली का भी उत्पादन किया जा सकता है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, बाढ़ पर नियंत्रण भी किया जा सकता है, सूखे के लिए समय भी मतलब कि सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता भी करा सकते हैं, तो मछली का पालन भी हो सकता है, आदि आदि चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक जलाशय के तौर पर भी इसका यूज किया जा सकता है, जिसके बहुत सारे कार्य हैं। तो आइए देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं में। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से पहले मैंने 4 वीडियो डाल चुका हूं, उन सभी वीडियो को आप देख लीजिए, उस श्रृंखला का 5वां वीडियो होगा। तो आइए शुरू करते हैं पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। सबसे पहले एक पीछे मैप बना हुआ है, आप ये मैप बना लीजिए क्योंकि ये मैप इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। ऊपर मैंने एक नदी बताई है, जो है नदी कौन सी नदी है, ये नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसको चीन में क्या कहते हैं, यार्लुजंगबू कहते हैं, तिब्बत की भाषा में सांगपो नाम से जानते हैं, जो निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के अंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ये मैं ब्रह्मपुत्र के वीडियो मैंने बताया भी है। तो वहाँ से निकलने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश से तीखा मोड़ लेती है, और अरुणाचल प्रदेश के पास में तिब्बत के पास में तीखा मोड़ लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसको किस नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा निर्मित घाटी दिहांग घाटी नमचा बरुआ पर्वत श्रेणी को काटती है, यांग याप दर्रा है उसी को क्रॉस करते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश के बाद नीचे देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र क्या आसाम है, और ये असम में प्रवेश करती है। उसके बाद में इसका हम जब नाम देखेंगे आसाम में, तब इसका नाम क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी इसका असम में ही पड़ता है। ये याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ पड़ता है, आसाम में पड़ता है। यहाँ पे आसाम में एक जनजाति रहती जाती है बोडो, जो इसको क्या कहते हैं, कुल्लमबुथुर भी कहते हैं। कुल्लमबुथुर का मतलब कल की आवाज़ करने वाली नदी, इसलिए इसको यहीं पे आसाम के बोडो लोग कहते हैं। उसके बाद में नदी हम देखेंगे तो आसाम के बाद में ये नीचे क्या होती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश के प्रवेश करने के बाद में ये फिर जिसने जमुना के नाम से जानते हैं, और इधर से पद्मा गंगा को बोलते हैं, दोनों की संयुक्त धारा यहीं पे एक मेघना नदी आकर के मिलती थी, तो आगे मेघना कहलाती है, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
तो ये तो हो गई नदी की बात। अब इसमें परियोजना हम देखते हैं। परियोजनाओं की बात करेंगे तो कोई फेमस परियोजना ब्रह्मपुत्र नदी पर नहीं बनाई गई, किंतु उनकी कुछ सहायक नदियों पर भी कुछ परियोजनाएं हैं, उनको हम देखते हैं। तो एक सबसे पहले याद रखिए कि एक चीन ने बांध बनाया है। चीन ने क्या किया, इस नदी पर एक बांध बनाया ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसको हम बोलते हैं जंगबू बांध। जंगमू बांध को जब हम देखेंगे तो किस नदी पर है, जंगमू बांध जो है वो तिब्बत में पड़ता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, जिसको बनाया किसने है, उसने बनाया है चीन ने। क्योंकि आप जानते होंगे कई विवाद के कारण रहे हैं और ये भारत और चीन को लेकर के काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा है इसको लेकर के, क्योंकि ये बांध बिल्कुल भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। और कहा जाता है कि इस बांध को लेकर के अगर जो बांध बना दिया जाएगा, तो जब बन गया है बांध, तो इससे आसाम के क्षेत्र में और इन क्षेत्रों में क्या हुआ है, सिंचाई को लेकर के बाधा बन गई है, क्योंकि इन क्षेत्रों में नदियों में उतना ज़्यादा पानी नहीं आ पाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी क्या किया जाता है, जंगमू जो बांध है इसी के पास में पानी यहीं पे स्टोर कर लिया जाता है। यहीं पे क्या होता है, पानी स्टोर कर लिया जाता है। जब पानी स्टोर हो जाएगा तो क्या होगा, आगे पानी आ नहीं पाता है नदी में, जिससे इस क्षेत्र में क्या होता है, सूखे की स्थिति बन जाती है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश और असम में। और भी इसके कई हैं, कई कहते मतलब इसके कई भी हैं, मतलब कि जो एक दो देशों के मध्य में जब कोई परियोजना बनाई जाती है, जो एक नदी जब दूसरे देश में जाती है, अगर जो पहला देश उस पर कोई परियोजना बना लेता है तो उसको लेकर के काफ़ी विवाद की स्थिति भी रहती है, क्योंकि कहते हैं कि अगर इस पानी यहाँ पे जो रुका हुआ है, अगर जो किसी भी दशा में चीन अगर जो इस पानी को खोल देता है तो इस क्षेत्र में क्या होगा, बाढ़ की स्थिति आ सकती है। तो खैर वो अन्य कारण है, अन्य कारणों पर मुझे नहीं जानना। आइए देखते हैं एक और यहाँ पे इसकी एक सहायक नदी जिसको बोलते हैं सुबर्सिनी नदी या सुभाषिनी नदी भी इसको कहते हैं। सुभाषिनी नदी को हम देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश की फेमस नदी है और इसी नदी पर एक बांध बनाया गया जिसको बोलते हैं सुभाषिनी या सुबर्सिनी बांध कहते हैं। तो ये फेमस बांध है, इसको याद रखेगा। और हम आपको यहाँ पे बता दें कि सुबर्सिनी बांध जो यहाँ पे बनाया गया है ये काफ़ी फेमस बांध है, ये यहीं पे पड़ता है, ये बांध सुबर्सिनी बांध यहाँ पे पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। सुबर्सिनी बांध जो है काफ़ी फेमस बांध है, क्योंकि परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आते रहते हैं, सुबर्सिनी बांध वगैरह है, सब किस नदी पर है, सुभाषिनी नदी पर ही है, इसको भी याद रखिएगा, सुभाषिनी बांध इस नदी पर है। और हम देखेंगे तो कुछ बांध यहाँ पे इन सेक्टर पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी फेमस बांध हैं, जिसे परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं। उनको नदी उनकी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के नाम पे रखी गई। आइए देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा उमियाम बांध। उमियाम बांध जो है ये उमियाम नदी पर है, जो मेघालय में स्थित है। मेघालय 2003 में भारत और बांग्लादेश को लेकर के, इस बांध को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि जो बांग्लादेश था वो इस बांध को लेकर के मतलब कि अपनी असहमति दर्ज करा रहा था, क्योंकि ये बांध क्या था, बॉर्डर लाइन पे था। जब ये बांध बॉर्डर लाइन पे, इसको लेकर के क्या हुई, काफ़ी असहमति थी, लेकिन बन गया है। याद रखिएगा किसमें, उमियाम बांध मेघालय में है, याद रखिएगा। एक और बांध जिसको बोलते हैं खूगा बांध। खूगा बांध कहाँ है, लोकटक झील के पास में स्थित है, लोकटक झील के पास में। तो खूगा बांध मणिपुर में, सबसे पहले याद रखिए, एमपी मतलब मणिपुर है, याद रखिएगा मणिपुर, यहीं जानते हैं, यहीं मणिपुर पड़ता है, मणिपुर। तो इसको याद रखिएगा, मणिपुर, इसके ऊपर देखेंगे तो नागालैंड है। तो मणिपुर का फेमस बांध है खूगा बांध, याद रखिएगा। और लोकटक झील पर है, लोकटक झील पर एक द्वीप स्थित, जिसको बोलते हैं करंग द्वीप। लोकटक झील पर एक द्वीप स्थित है बीच में, जिसको बोलते हैं करंग द्वीप। वर्तमान में क्या हो गया, कैशलेस द्वीप हो गया है, क्योंकि ये नकदी रहित द्वीप बन गया है करंग द्वीप, इसलिए इसको ये इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील में मणिपुर में, करंट अफेयर का टॉपिक है, इसलिए मैंने इसका जिक्र यहाँ पे कर दिया। तो करंग द्वीप याद रखिएगा, ये मणिपुर में, और लोकटक झील भी याद रखिएगा। लोकटक झील की और खासियत, इस पर केबुला लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क भी इसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो नीचे की तरफ बांध पड़ता है, जिसको बोलते हैं टुरियाल बांध। टुरियल बांध है, टुरियल बांध इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। टुरियल बांध मिजोरम में स्थित है, और ये टुरियल जो है ये बराक नदी की सहायक नदी है। टुरियल नदी, जो बराक नदी जानते होंगे, जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी बराक नदी है, तो उसी की एक सहायक नदी टुरियल, उस पर बांध बनाया गया जिसको बोलते हैं टुरियल बांध। टुरियल बांध है, इसको याद रखिएगा हल्का सा। एक त्रिपुरा है, त्रिपुरा में गुमटी बांध स्थित है। गुमटी बांध कहाँ है, त्रिपुरा में स्थित है, इसको याद रखिएगा। त्रिपुरा में गुमटी बांध स्थित है, और गुमटी नेशनल पार्क भी हम देखेंगे तो त्रिपुरा में ही पड़ता है। परीक्षा में से प्रश्न आए हैं तो आप इसको याद रखिएगा। गुमटी कहाँ है, त्रिपुरा में स्थित है। और हम एक अब मुख्य बात आएगी, तिस्ता नदी। तिस्ता नदी जो निकलती है वो सिक्किम के चोल्हामू झील से निकलती है। सिक्किम की किस झील से, चोल्हामू झील से निकलती है, जो कंचनजंगा की गोद में स्थित एक द्वीप मतलब कि एक झील है, जहाँ से निकलती है। और ये नदी निकल करके पश्चिम बंगाल के बाद में फिर बांग्लादेश में आकर के किस नदी से, जमुना नदी से मिल जाती है। जमुना नदी से मिल जाती है। जमुना का मतलब मैंने बताया ही है, जमुना नदी का मतलब
ब्रह्मपुत्रा नदी में नदी आकर के मिल जाती है। कौन सी? ये जो नदी आप देख रहे हैं मैप में, ये नदी ये कौन सी है? ये तीस्ता नदी ही है, तीस्ता। इस पर बांध की बात करेंगे, तीस्ता परियोजना भी काफ़ी फेमस परियोजना है, जिसको 5 फेज में बनाया गया है, मतलब कि इसमें 5 बांध स्थित है फेमस। अभी हम आगे आएंगे इसको लेकर के, वहाँ के स्थानीय स्तर पर लोगों का क्या मानना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो तीस्ता पे कुल कितने बांध बनाए गए? 5 बनाए गए। तीस्ता परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम देखेंगे तो यहाँ पे जलपाईगुड़ी, यहाँ का पश्चिम बंगाल का एक जिला है, यहीं देखेंगे दार्जिलिंग है, सिलीगुड़ी वगैरह यही सब पढ़ते हैं। वहीं पे एक जलपाईगुड़ी में एक और बांध पश्चिम बंगाल ने बनाया, जिसको बोलते हैं गाजल डोबा बांध। गाजल डोबा बांध किसने बनाया? पश्चिम बंगाल ने बनाया। किस नदी पर? तीस्ता नदी पर बनाया है, और जलपाईगुड़ी जानते हैं यहीं पे है। और इसके बाद में हम देखेंगे, अब हम आते हैं तीस्ता जल विवाद को लेकर के। आखिर तीस्ता जल विवाद का आखिर विषय बना क्यों है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दरअसल भारत विभाजन के समय जब बांग्लादेश, उस टाइम पे क्या था, ये बांग्लादेश को हम लोग जानते थे पूर्वी पाकिस्तान के नाम जानते थे। वहाँ पे अगर जो हम देखेंगे तो विभाजन के टाइम पे इसको क्या किया गया था कि कहा जा रहा था कि इसको, मतलब कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन किसको दे दिया जाए? पाकिस्तान को दे दिए जाने की बात कही थी। जिसमें हम देखेंगे तो दार्जिलिंग वगैरह और जो सिलीगुड़ी वगैरह जो ये थे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको चिकन नेक बोलते हैं, ये पूरा हिस्सा किसको दे देने की बात कही गई थी? पाकिस्तान को दे देने की बात कही गई। कि तो वहाँ के उस टाइम पे क्या हुआ, इसका विरोध हुआ, इसलिए इसको क्या भारत में दे दिया गया। तो एक तो सबसे पहले, लेकिन जब 1971 में जब बांग्लादेश स्वतंत्र होता है, तब उसके बाद में हम देखेंगे तो 1972 में एक जल आयोग का गठन होता है, जल आयोग। तो 1972 में एक जल आयोग का गठन किया जाता है, जो तीस्ता नदी जल बंटवारे से संबंधित है। आयोग गठित किया जाता है 1972 में, लेकिन एक आयोग अपनी रिपोर्ट 1983 में देता है। 1983 में क्या देता है? अपनी रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट में बात कही गई कि 36% पानी इस नदी का बांग्लादेश यूज करेगा, और 39% पानी कौन यूज करेगा? भारत यूज करेगा, और शेष 25% पानी जो है वो तीस्ता नदी में आगे भेज दिया जाएगा। तो ये तो बात हो गई तीस्ता जल, मतलब कि जो जल का बंटवारा था, इसको लेकर के यहाँ पे बात कही गई। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परियोजनाएं वगैरह बनाई गई, तो इसमें क्या हुआ कि जो पानी था इसमें, इस नदी में, मतलब तीस्ता नदी में पानी जो था वो धीरे धीरे कम होता गया, और उसके बांग्लादेश के 36% पानी में भी उसकी जलापूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो उसने एक बात कही कि मुझे थोड़ा और पानी चाहिए, किंतु इसको लेकर के पश्चिम बंगाल की सरकार को लेकर के अभी भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो दरअसल अगर जो हम देखेंगे, एक पश्चिम बंगाल ने अपना एक क्षेत्रीय स्तर पर एक विशेष समिति गठित की, क्योंकि अब मैंने जैसे बताया है कि 36, 39, 25 में दे दिया गया 1983 में, लेकिन इसकी फिर समीक्षा 2000 के आसपास की जाती है। 2000 आसपास में क्या की गई? इसकी फिर समीक्षा की गई। जब फिर समीक्षा की गई, तो फिर समीक्षा के लिए एक विशेष समिति पश्चिम बंगाल की सरकार ने बनाया, और अपने हितों को देखते हुए उसने क्या कहा कि मानसून के मौसम में 35 से 40% जो पानी होगा वो बांग्लादेश को दे दिया जाएगा, और लेकिन सूखे की स्थिति में 30% पानी दिया जाएगा। सूखे की स्थिति में 30% पानी बांग्लादेश को दिया जाएगा। किंतु अब सूखे की स्थिति है बांग्लादेश में, आप जानते हैं बारिश तो होती नहीं है बांग्लादेश में। बांग्लादेश सभी भारतीय नदियों पर आश्रित है, क्योंकि आप जानते होंगे ये पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो पूरा रैन शैडो एरिया पड़ जाता है। रैन शैडो नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ से जब मानसून उठता है तो हिमालय से टकरा के इस क्षेत्र में बारिश कराता है, इसके बाद यहाँ पे पानी आता है नदियों के जरिए, लेकिन बारिश बांग्लादेश में नहीं होती। तो पूरी तरीके से किस पे आश्रित है? भारत के पानी पर आश्रित था। तो इसके लिए इसका 30% देना बहुत ही इसके लिए सही नहीं था, क्योंकि आप जानते होंगे जो यहाँ का पूरा क्षेत्र है, ये वाला, ये आप मैप में देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला पूरा इस तीस्ता नदी के पानी पर ही डिपेंड है, और करीब 2 करोड़ की जनसंख्या जो है वो इसी पानी पर आश्रित है। अब जब 2 करोड़ के आसपास की जनसंख्या जब पानी पर आश्रित है, तो उसके लिए मुख्य, मतलब कि आय का स्रोत क्या है? नदी में मछली पकड़ेंगे, सिंचाई करेंगे, तो उसकी अर्थव्यवस्था भी फले फूलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो एक तो ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार क्या हुई? सहमति अपनी दर्ज नहीं कराती है, पानी ज़्यादा देने से मना कर देती है पश्चिम बंगाल की सरकार। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले याद रखिए कि इस क्षेत्र में नदी निकली, नदी जब अंदर प्रवेश की तो पानी को लेकर के विवाद था। एक पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपना क्या क्या विषय का आयोग गठित किया, जो मानसून के मौसम में 30% पानी देने, सूखे की स्थिति में 30% पानी देने की बात कही। लेकिन आखिर 30% पानी सूखे में कैसे दिया गया? क्यों आखिर 30% क्यों? आइए उसको समझते हैं। दरअसल ये झील निकल कहाँ से रही है? निकल रही है सिक्किम से, जो काफ़ी बर्फीला क्षेत्र है। सिक्किम से क्या है? काफ़ी बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ से ये नदी निकल रही है। जब ये नदी वहाँ से निकलती है तो ठंडियों के मौसम में ग्लेशियर वगैरह क्या होते हैं? जम जाते हैं। ग्लेशियर वगैरह क्या होते हैं? जो हल्की फुल्की जो पिघल के पानी आ रहा था वो जम जाता है।
तो नदी का जलस्तर कुछ इतना ज़्यादा घट जाता है ठंडियों के मौसम में। तो ये पश्चिम बंगाल, क्योंकि आप जान रहे होंगे ये वाला पूरा पोर्शन क्या पश्चिम बंगाल ही है, ये पूरा पोर्शन ये पश्चिम बंगाल ही नीचे तक ये पूरा पश्चिम बंगाल। तो ये वाला जो क्षेत्र था उसमें सिंचाई को लेकर के ये पानी को यहीं से डाइवर्ट कर ले रहे थे, नहरें वगैरह बना करके पानी को डाइवर्ट कर ले रहे थे। इसको ये पानी देने से मना कर दिया, क्योंकि ठंडियों के मौसम में क्या होता है, नदियाँ जम जाती हैं। जब नदियाँ जम जाएंगी तो पानी आएगा नहीं, पानी आएगा नहीं तो सीधी बात है ये लोग सिंचाई कैसे करेंगे और आगे पानी जाए तो जाए कैसे। भारत सरकार ने 2011 में एक समझौता करने की कोशिश करते हैं, जो मनमोहन सिंह इस समय वहाँ के तत्समय भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने समझौता करने की बात कही कि तो पश्चिम बंगाल सरकार ने उस पर अपनी असहमति दर्ज की, क्योंकि आप जानते होंगे पश्चिम बंगाल की सरकार का कहना था वो अपने हितों को लेकर के चल रही थी। उसका कहना था कि अगर जो हम पानी बांग्लादेश को ज़्यादा दे देंगे, पानी बांग्लादेश को अगर जो ज़्यादा दे देंगे तो भारत के क्षेत्र में क्या होगा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में सूखे की स्थिति बन जाएगी। जब पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में सूखे की स्थिति बन जाएगी तो क्या होगा, पश्चिम बंगाल में सूखे, तो सीधी बात है उस सरकार के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए, तो ममता बनर्जी सरकार के लिए तो अच्छी बात थी नहीं, क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे। तो एक तो बात ये हो गई, तो वो समझौता करार नहीं हो पाता। लेकिन अगर जब कुछ टाइम पहले देखेंगे तो फिर मोदी सरकार ने भी इसको लेकर के कुछ अपनी सहमति दर्ज कराई और कहा कि इसको लेकर के एक बंटवारा किया जाए और इसको पानी थोड़ा ज़्यादा दिया जाए। लेकिन वर्तमान में भी कुछ वही हालात हैं, इलेक्शन का ज़माना चल रहा है और यहाँ पे क्या किया गया, पानी इसको नहीं दिया जा सका। क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्शन की स्थिति आएगी तो ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ के लोगों का उनको वोट ना मिले। और बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश में भी क्या हो रही, वहाँ पे भी इलेक्शन आने वाले हैं। वहाँ की हम देखेंगे तो शेख हसीना जी की जो है वहाँ की गवर्नमेंट है वो भी क्या कर रही हैं, वो भी अपने इस क्षेत्र के हितों के संरक्षण के लिए सोच रहे हैं कि बांग्लादेश के इस क्षेत्र को पानी मिल जाए। और जब पानी मिल जाएगा तो क्या होगा, इस क्षेत्र में जब पानी मिलेगा तो सीधी बात है कि वहाँ की जनता खुश होगी और उनको वोट दे देगी। तो खैर दोनों अपने वोट बैंक बनाने में लगे हुए हैं। खैर जो भी हो, मैं उस पर चर्चा नहीं करना है। लेकिन यही विवाद है तिस्ता का, क्योंकि वो पानी ज़्यादा मांग रहे हैं, भारत वाले पानी दे नहीं रहे हैं। यही तिस्ता जल विवाद है। सीधी सीधी गुत्थी है कि मतलब अभी भी इसको पानी को लेकर के कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए कि कितना पानी किसको दिया जाए इसको लेकर के। लेकिन निकल यहीं से रही तो क्यों उनको दें, यही है भारत वालों का ऐसा मानना है। अभी हाल ही में अगर जो आप देखेंगे मई के टाइम पे भी जब शेख हसीना भारत आई थी तो उनको ममता बनर्जी सरकार के साथ कुछ समझौतों पर ज्ञापन किया, लेकिन मतलब कि तिस्ता को लेकर के कोई बात नहीं कही गई थी। तो ये था तिस्ता जल विवाद, किसके किसके, भारत और बांग्लादेश के बीच में, और मुख्य रूप से देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के बीच में। किंतु मोदी सरकार का ऐसा मानना है कि तिस्ता को पानी दे दिया जाए। लेकिन आप जानते होंगे आर्टिकल 263 जो अंतर्राष्ट्रीय जल से नदियों से संबंधित है, उसको लेकर के भी कुछ मतलब कि जो संरक्षण देता है राज्यों को। अब मोदी सरकार कहना था कि मतलब कि हम इसको अगर जो दे देंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला बांग्लादेश, ये क्योंकि अगर जो भारत के उसके संबंध इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम देखेंगे तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, तो ये क्या है कि इसको अगर जो पानी दे दिया जाएगा तो हमारे बांग्लादेश से संबंध अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, इसको लेकर के तो संबंध की बात है, खैर वो तो बाद की बात है। आइए हम देखते हैं तिस्ता परियोजना को लेकर के स्थानीय स्तर पर लोगों का क्या मानना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ तिस्ता जल विवाद आपको समझ में आ गया होगा। जल आयोग कब का, 1972 का, रिपोर्ट 83 में दिया। आदि इसमें समीक्षाएं होती रही लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। हमारे शरीर का निर्माण कंचनजंगा की बर्फ से हुआ है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे शरीर की आत्मा तिस्ता नदी से होते हुए समुद्र में अपने पूर्वजों की आत्मा से मिलती है। ऐसा मानना है सिक्किम की लेप्चा जनजाति का। किसका मानना है? सिक्किम की लेप्चा। लेप्चा आप जानते हैं सिक्किम की एक जनजाति है जिसका ये मानना है। लेकिन वर्तमान में हम देखेंगे तो लेप्चा जनजाति क्या हुई, धीरे धीरे संकुचित होती चली जा रही है। धीरे धीरे लेप्चा जनजाति क्या हो रही, धीरे धीरे संकुचित होती चली जा रही है। और जैसे जैसे संकुचित होती चली जा रही है उसके अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ऐसी परियोजनाएं जो हैं वो वहाँ की जनजातीय स्तर पर लोगों के लिए क्या है, हानिकारक है। क्योंकि जो हम देखेंगे जो यहाँ की जो लेप्चा है, लेप्चा वो उनका मानना है कि नदी हमारे लिए सब कुछ है। जब बांध बनाया जाता है तो पानी का किया जाता है, पानी को रोक लिया जाता है। और जब पानी को रोक लिया जाता है तो क्या होता है, सीधी बात है पानी रोका जाएगा तो नदी सूख जाती है, जिससे लेप्चाओं के पे भी संकट मंडरा रहा है। आप जानते होंगे कि कंचनजंगा की तलहटी पर एक बहुत ही सुंदर सा क्षेत्र स्थित है जिसको हम बोलते हैं जेमू जोंगू। जोंगू एक फेमस स्थल है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक
कह सकते हैं धरोहर स्थल के रूप में है, मतलब कहने का मतलब कंचनजंगा के पास में स्थित है और काफ़ी खूबसूरत सा स्थान है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेप्चाओं की संख्या यहीं पे रहती है और लेप्चाओं का मानना है कि हमारी जो संस्कृति है वो नदियों पर आश्रित है, नदियों पर। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर जो वन नहीं होगा तो बाघ नहीं रहेंगे, उसी प्रकार नदियाँ नहीं रहेंगी तो लेप्चा नहीं रहेंगे, ऐसा लेप्चाओं का मानना है। तो लेप्चा भी जो यहाँ पे रहते हैं उनका एक कहना था कि जो ये परियोजनाएं बन रही हैं इनका वैश्विक स्तर पे क्या किया जाए, खंडन किया जाए, क्योंकि ये परियोजनाएं हमारे अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है इन परियोजनाओं को लेकर के। क्योंकि जब तीस्ता 5 की परियोजना बनाई जा रही थी तो इसको लेकर के लेप्चाओं ने भी अपना असहमति दर्ज कराई और उसको लेकर के वैश्विक स्तर पर एक आंदोलन के रूप में उभरा, जिसको हम लेप्चा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ तो ये लेप्चा से, और जानते होंगे लेप्चा सिक्किम के ही हैं। तो इनका मानना है क्योंकि इनकी जितनी भी, हम अगर देखेंगे लेप्चाओं की संस्कृति जो है वो नदियों पर ही आश्रित है, किंतु वर्तमान में विकास की इस दौड़ में क्या किया जा रहा है, लेप्चाओं के क्षेत्र को धीरे धीरे संकुचित किया जा रहा है। जब लेप्चाओं के क्षेत्र को संकुचित किया जा रहा है तो अब सीधी बात है हर समुदाय अपनी जनसंख्या को बनाए, अपने समुदाय को बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। उसी तरीके से लेप्चाओं का भी आंदोलन है, वो संपूर्ण भारत में इसको बताने के लिए जग जाहिर कर रहे हैं कि मतलब हमारे अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि तीस्ता 5 परियोजना जो बनाई जा रही है वो क्या होगी, तीस्ता 5 परियोजना बनाने से क्या होगा, तीस्ता 5 परियोजना अगर जो बन जाती है तो नदी का पानी और रोका जाएगा। आप देख रहे होंगे तीस्ता नदी कई जगह पर सूख सी गई है, क्योंकि जो बांध बनाए जाते हैं तो नदियों में पानी क्या काफ़ी ज़्यादा रोक लिया जाता है और उससे क्या होता है। और उनका ये भी मानना है कि हिमालय जैसा क्षेत्र, जो ये वाला पूरा क्षेत्र जो नवीन है, अभी धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। अभी क्योंकि हिमालय का हम कंचनजंगा का क्षेत्र देखेंगे तो काफ़ी नवीन है, पुराना पर्वत नहीं है। ऐसी विकास की बागदौड़ में अगर जो वहाँ पे ऐसी विकास की परियोजना बनाएंगे तो भूस्खलन की संभावना भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, जिससे भी लेप्चाओं की स्थिति पे क्या हो रहा है, संकट बन रहा है। तो ये भी एक तथ्य है जो लेप्चाओं पे संकट के लिए है। तो आप इन सब तथ्यों को आप याद रखिएगा, जो तीस्ता परियोजना के विवाद के विषय हैं इनको याद रखिए, क्योंकि ये हो सकता है किस परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाए, तो इनको याद रखिए। और एक जनमानस के तौर पे भी ये जग जाहिर करना जरूरी है कि तीस्ता परियोजना किस तरह से वहाँ के स्थानीय स्तर पे क्या है उनके लिए नुकसानदेह है। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। वैसे मैं बहुत कम ही कहता हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अच्छा लगे तो कर दीजिएगा, आपकी मर्जी है। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।